तो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल मेधा अकेडमी में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सामने वर्तमान भारतीय समाज और उसकी प्रारंभिक शिक्षा में प्रबंध सीरीज के अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के फास्ट रिवीजन एक ही वीडियो में लेके आए हैं, जिससे कि कल आपका एग्जाम होने वाला है। आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत कम टाइम में आसानी से रिवीजन कर सकती हैं। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो इस वीडियो के माध्यम से आप अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की तैयारी आसानी से कर सकते हैं और अच्छे नंबर गेन कर सकती हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसी टाइप की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर वन, अज्ञानी रहने, यानी यहाँ मिसप्रिंट हो गया है। अज्ञानी रहने की अपेक्षा जन्म ना लेना ही अच्छा है, यह कथन किसने कहा है? तो ये कथन किसका कहा गया है? प्लेटो का। अज्ञानी रहने की अपेक्षा जन्म ना लेना ही अच्छा है, यह कथन प्लेटो ने कहा है। नेक्स्ट देखते हैं, महर्षि वेद व्यास ने शिक्षा के विषय में क्या कहा? महर्षि वेद व्यास ने का कथन है कि ज्ञान या शिक्षा एक ही बात है, जीवन के सत्य का दिग्दर्शन ही नहीं करती, प्रस्तुत वह व्यक्ति को बोलना, चालना, व्यवहार करना भी सिखाता है। कहने का तात्पर्य ये है, शिक्षा जो है जो जीवन के सत्य ही नहीं दिखाती, बल्कि व्यक्ति को कैसे बोलना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये सब शिक्षा या ज्ञान के द्वारा ही संभव है। नेक्स्ट देखते हैं, शिक्षा शास्त्री टी रेमंड के अनुसार शिक्षा क्या है? शिक्षा विकास का वह क्रम है जो बाल्यावस्था से परिपक्वता तक चलता है। शिक्षा विकास का कैसा क्रम है? जो बाल्यावस्था से परिपक्वता तक चलता है और जिसमें मनुष्य आपको आवश्यकता अनुसार धीरे धीरे भौतिक, सामाजिक, आध्यात्मिक वातावरण के अनुकूल बना लेता है। कहने का तात्पर्य है, जैसे बच्चा जन्म लेता है तो पहले उसकी गर्भावस्था, फिर बाल्यावस्था, फिर परिपक्वता अवस्था, इस प्रकार की से अवस्थाएं आती रहती हैं और जब वह बड़ा हो जाता है, परिपक्व अवस्था तक पहुंच जाता है, तो वह धीरे धीरे भौतिक, सामाजिक, आध्यात्मिक जो भी वातावरण होता है उसके साथ वह अनुकूलन बनाना सीख जाता है। फिर उसे कोई इन सब चीज़ों से कोई भी परेशानी नहीं होती है, क्योंकि वह परिपक्व हो जाता है। इसी प्रकार से इन्होंने अपनी परिभाषा में कहा है कि बाल्यावस्था से परिपक्वता तक चलता है और जिसमें मनुष्य आपको आवश्यकता अनुसार धीरे धीरे भौतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक वातावरण के अनुकूल बना लेता है। नेक्स्ट देखते हैं, शिक्षा के उद्देश्य की क्या आवश्यकता है? उद्देश्य एक पूर्व शिक्षा, एक यहाँ उद्देश्य नहीं आएगा, यहाँ आएगा शिक्षा एक पूर्वदर्शित लक्ष्य है जो किसी क्रिया को संचालित करता है अथवा व्यवहार को प्रेरित करता है। सबसे बड़ा उद्देश्य शिक्षा का ये है, व्यक्ति के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास करने के लिए शिक्षा अत्यंत आवश्यक है। जब तक व्यक्ति शिक्षित नहीं है, तब तक वह अपने व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास नहीं कर सकता। इन्होंने लिखा है, शिक्षा एक पूर्वदर्शित लक्ष्य है जो किसी क्रिया को संचालित करता है अथवा व्यवहार को प्रेरित करता है। आप ये भी लिख सकते हैं, संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास के प्रथम उद्देश्य शिक्षा का है। शिक्षा का प्रथम उद्देश्य क्या है? कि व्यक्ति के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास करना है। नेक्स्ट देखते हैं, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। ये तो सब जानते होंगे, प्राथमिक कक्षाओं से ये सुनते आ रहे हैं। ये किसने कहा है? अरस्तु ने कहा है। नेक्स्ट देखते हैं, ज्ञान ही स्वर्ग तक की उड़ान में पंखों का आधार है। यह कथन किसने कहा है? यह शेक्सपियर ने कहा है। ज्ञान ही स्वर्ग तक की उड़ान में पंखों का आधार है, यह कथन किसका है? शेक्सपियर का है। नेक्स्ट देखते हैं, शरीर, मस्तिष्क और आत्मा, इन तीनों का उचित और सामंजस्यपूर्ण मिश्रण पूर्ण मनुष्य के निर्माण के लिए आवश्यक है। शिक्षा की सच्ची व्यवस्था का आधार है, किसने कहा? ये महात्मा गांधी। इनमें डेफिनेशन है, आपसे पूछ सकते हैं किसने कहा। इस टाइप के क्वेश्चन इस पेपर में बहुत आते हैं, तो ये आपको लर्न करने पड़ेंगे कि कौन सी डेफिनेशन किसने कही है। नेक्स्ट देखते हैं, शिक्षा के व्यक्तिक उद्देश्य का संकुचित अर्थ क्या है? इसका है आत्माभिव्यक्ति तथा बालक की शक्तियों का सर्वांगीण विकास। या तो आत्माभिव्यक्ति लिख सकते हैं या सिंपल सा आप लिख सकते हैं, बालक की शक्तियों का सर्वांगीण विकास करना शिक्षा का संकुचित उद्देश्य है। नेक्स्ट देखते हैं, औपचारिक शिक्षा क्या है? औपचारिक शिक्षा बिना प्रयास, आडंबरहीन, अव्यवस्थित, आकस्मिक, सभी दिशा, सभी परिस्थिति, अवस्था
एवं सभी व्यक्तियों द्वारा दी जा सकती है। औपचारिक शिक्षा, अगर हम किसी से कोई बात सीखते हैं, हमें उसके लिए कोई किताब की, कोई कॉपी की या कोई स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं है। अनौपचारिक शिक्षा तो हम व्यक्ति कैसे भी सीखता रहता है, जाने दिन भर में कितनी चीज़ें सीखता है अनौपचारिक रूप से। उनमें कोई आडंबर नहीं होता है, कोई उसके लिए व्यवस्था नहीं होती है, कोई दशा नहीं होती है, कोई उसकी परिस्थिति नहीं होती है। व्यक्ति वो अपने आप सीख जाता है। समाज में रहकर अनेक प्रकार की व्यक्ति अनौपचारिक शिक्षाएं सीखता है। जैसे किसी ने देखा कि कोई काम कोई कर रहा है तो वह देख के ही सीख जाता है। इस प्रकार की शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा होती है। औपचारिक शिक्षा वो शिक्षा होती है जो व्यक्ति स्कूल में जाके ग्रहण करता है, लेकिन अनौपचारिक शिक्षा स्कूल में नहीं होती। व्यक्ति दिन प्रतिदिन कुछ भी नई नई चीज़ें जो सीखता है बिना किसी प्रयास के, बिना किसी प्रयत्न के, वो सब हमारी अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट देखते हैं, दूरस्थ शिक्षा के कितने घटक हैं? मुक्त शिक्षा, मुक्त अधिगम, पत्राचार शिक्षा। कितने घटक होते हैं? मुक्त शिक्षा, मुक्त अधिगम और पत्राचार शिक्षा। नेक्स्ट देखते हैं, पत्राचार शिक्षा का क्या माध्यम है? पत्राचार शिक्षा का माध्यम मुद्रित शिक्षा प्रणाली है जो डाक के माध्यम से विद्यार्थियों को प्रेषित की जाती है। जैसे इग्नू विश्वविद्यालय, ये हमारी पत्राचार शिक्षा का माध्यम है। इसमें डाक के माध्यम से विद्यार्थियों को जो भी हमें मटेरियल दिया जाता है पढ़ाई के लिए, वो डाक के द्वारा विद्यार्थियों को प्रेषित की जाती है। लेकिन आजकल ऑनलाइन भी बहुत होने लगा है, पहले ये डाक के माध्यम से ही प्रेषित किया जाता था। नेक्स्ट देखते हैं, वैदिक कालीन शिक्षा से क्या तात्पर्य है? जो शिक्षा वेदों के आधार पर या वेदों की जानकारी के आधार पर गुरुकुल में जो शिक्षा दी जाती है उसे वैदिक कालीन शिक्षा कहते हैं। वेदों पर आधारित शिक्षा या गुरु के घर या कुल में प्राप्त की जाने वाली शिक्षा। वैदिक कालीन शिक्षा कौन सी होती है? जो वेदों पर आधारित होती है, गुरु के घर में या कुल में प्राप्त की जाने वाली शिक्षा होती है। नेक्स्ट देखते हैं, वेद कितने प्रकार के होते हैं? वेदों के 4 प्रकार बताए गए हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद। नेक्स्ट देखते हैं, साविद्या साविमुक्ति का अर्थ क्या है? ऐसा ज्ञान जो उसे जीवन संसार के मोह से मुक्ति प्राप्त करने में समर्थ बनाता है। क्या इसका अर्थ? ऐसा ज्ञान जो उसे जीवन और संसार के मोह से मुक्ति प्राप्त करने के समर्थ बनाता है। नेक्स्ट देखते हैं, प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली को गुरुकुल शिक्षा क्यों कहा जाता है? यह शिक्षा गुरु घर या कुल में होती थी, इसीलिए इसे गुरुकुल कहा जाता है। देखिए, गुरु लिखा है, कुल लिखा है। गुरु के घर या कुल में होती थी, इसीलिए इसे गुरुकुल शिक्षा कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, प्राचीन काल में एक वेद के ज्ञाता को क्या कहते थे? स्नातक कहते थे। एक वेद का ज्ञाता स्नातक कहलाता। दो वेद का ज्ञाते को क्या कहते थे? वासु। एक वेद का ज्ञाता स्नातक कहलाता था और 2 वेद का ज्ञाता जो होता था उसे वासु कहते थे। 3 वेद के ज्ञाता को रुद्र कहते थे और 4 वेद के ज्ञाता को आदित्य कहते थे। याद कर लीजिए, जो हो सकता है एग्जाम में। एक वेद का ज्ञाता स्नातक, 2 वेद का ज्ञाता वासु, 3 वेद का ज्ञाता रुद्र और 4 वेद का ज्ञाता आदित्य कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद, वैदिक शिक्षा में 5 वर्ग की अवस्था पूर्ण करने के बाद जब गुरुकुल में प्रवेश लेता है तब कौन सा संस्कार किया जाता है? जब बालक 5 वर्ग की अवस्था प्राप्त कर लेता है, पूरी कर लेता है, तो वैदिक शिक्षा में एक संस्कार किया जाता है। उसे हम जानते हैं चूड़ाक्रम संस्कार के नाम से जानते हैं। ये कब होता है? ये जब बच्चा 5 वर्ष की अवस्था पूर्ण कर लेता है। नेक्स्ट देखते हैं, गुरुकुल में प्रवेश के लिए भेजते समय कौन सा संस्कार कराया जाता है? जब बच्चे को हम गुरुकुल में भेजते हैं तो उसे उपनयन संस्कार कराया जाता है। कौन सा संस्कार होता है? उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार का शाब्दिक अर्थ क्या है? उपनयन का शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के पास ले जाना। गुरुकुल में भेजते हैं तो पहला संस्कार उपनयन संस्कार होता है, तो इसका अर्थ से ही पता चल रहा है कि जब हम गुरु के पास भेजेंगे तो उपनयन का शाब्दिक अर्थ क्या होगा कि गुरु के पास ले जाना। नेक्स्ट देखते हैं, विद्यार्थी जीवन की समाप्ति पर कौन सा संस्कार होता है? जब विद्यार्थी जीवन समाप्त हो जाता है तो समावर्तन संस्कार होता है। कौन सा संस्कार होता है? समावर्तन संस्कार। नेक्स्ट देखते हैं, डॉक्टर आर के मुखर्जी ने बौद्ध शिक्षा के विषय में क्या कहा है? डॉक्टर आर के मुखर्जी के मत में बौद्धिक शिक्षा
प्राचीन ब्राह्मणीय शिक्षा प्रणाली का एक परिवर्तित रूप है। कैसी है? प्राचीन ब्राह्मणीय शिक्षा प्रणाली का एक परिवर्तित रूप है। अब हमारा अगला प्रश्न है, बौद्ध शिक्षा की शिक्षण विधि क्या थी? जो बौद्ध शिक्षा दी जाती थी वो मौखिक रूप में दी जाती, वहाँ लिखित रूप में कोई शिक्षा नहीं दी जाती थी। वहाँ शिक्षण विधि कैसी होती थी? वहाँ मौखिक रूप में बच्चों को शिक्षित किया जाता था। नेक्स्ट देखते हैं, इस्लाम धर्म में शिक्षा का क्या महत्व है? इस्लाम धर्म में शिक्षा का विशेष महत्व है। मोहम्मद साहब कहा करते थे, दान में सोना देने की अपेक्षा अपने बच्चे को शिक्षा देना श्रेष्ठ है। इसमें मोहम्मद साहब का भी सेंटेंस दे रखा है कि मोहम्मद साहब ने भी कहा है, दान में सोना देने की अपेक्षा अपने बच्चे को शिक्षा देना श्रेष्ठ है। मतलब इस्लाम धर्म में भी शिक्षा को विशेष महत्व दिया गया है। उन्होंने शिक्षा देने पर बहुत जोर दिया। इनके जो गुरु थे मोहम्मद साहब, उन्होंने भी कहा है कि दान, आप सोने का दान दो, लेकिन उससे भी अच्छा अगर आप अपने बच्चे को शिक्षा देते हैं तो वो उससे भी अधिक श्रेष्ठ है। नेक्स्ट देखते हैं, हुमायूंनामा किसने लिखी थी? बाबर की पुत्री गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा लिखी थी, जो एक ऐतिहासिक ग्रंथ है। किसने लिखी थी हुमायूंनामा? गुलबदन बेगम ने लिखी थी, जो बाबर की पुत्री थी। नेक्स्ट देखते हैं, मकतब में प्रवेश की आयु क्या होती है? मकतब में प्रवेश की आयु 4 से 5 वर्ष होती है। ये जो इस्लाम धर्म होता है उनमें शिक्षा ग्रहण करने की प्रथम अवस्था जो होती है वो 4 से 5 वर्ष में होती है, जिसे मकतब में बच्चा प्रवेश करता है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रवेश के समय कौन सा संस्कार किया जाता है? प्रवेश के समय बिस्मिल्लाह संस्कार किया जाता है। इनमें बच्चा 4 वर्ष 4 माह और 4 दिन का होता है। ये जो संस्कार होता है इस्लाम धर्म में होता है बिस्मिल्लाह संस्कार। इसमें बच्चा 4 वर्ष 4 माह और 4 दिन का होता है। नेक्स्ट देखते हैं, किस शिक्षा शास्त्री ने कहा है कि शिक्षा मनुष्य को पार्श्विक प्रवृत्तियों से ऊंचा उठाने का कार्य करती है? ये किसने कहा है? अरस्तू ने कहा है कि शिक्षा के द्वारा ही मनुष्य अपनी पार्श्विक शक्तियों से ऊंचा उठाने का कार्य करती है। अगर व्यक्ति शिक्षित होगा तो वो आगे की ओर बढ़ता चला जाएगा, लेकिन अशिक्षित व्यक्ति अपनी प्रगति नहीं कर सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, वैल्यूएशन ऑफ एजुकेशन थ्योरी, ये बुक का नाम है। इसके लेखक पूछे हैं किसने लिखी थी, तो इसके लेखक हो जाएंगे एडम्स। वैल्यूएशन ऑफ एजुकेशन थ्योरी के राइटर कौन है? एडम्स। नेक्स्ट देखते हैं, जॉन एडम्स ने शिक्षा की प्रक्रिया के क्या 2 आधारभूत स्तंभ बताए हैं? जॉन एडम्स ने शिक्षा की प्रक्रिया के लिए अध्यापक और छात्र 2 आधारभूत स्तंभ बताए। उनके अनुसार शिक्षा ग्रहण करने के लिए बालक और शिक्षा देने के लिए जो शिक्षा बालकों को देगा उसके लिए टीचर, जिसे हिंदी में बोलते हैं शिक्षक और छात्र का होना बहुत आवश्यक है। ये उन्होंने 2 आधारभूत स्तंभ बताए हैं। इसके आधार पर शिक्षा की प्रक्रिया की जाती है। उन जॉन एडम्स के अनुसार अध्यापक और छात्र दोनों के होने के। नेक्स्ट देखते हैं, शिक्षा की प्रक्रिया में समाज का महत्वपूर्ण स्थान होता है। यह कथन किसका है? ये किसने कहा है? जॉन ड्यूवी ने कहा है कि शिक्षा की प्रक्रिया में समाज का महत्वपूर्ण स्थान होता है। ये जो आपका फर्स्ट पेपर है इनमें आपको डेफिनेशन बहुत ज़्यादा लर्न करनी होगी, क्योंकि इसमें डेफिनेशन बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। अति लघु प्रश्न में बहुत सारी डेफिनेशन आ जाती हैं कभी कभी, इसलिए आपको डेफिनेशन लर्न करनी होगी कि कौन सा कथन, परिभाषाएं जो होती हैं किसने कहा है। जैसे यह शिक्षा की प्रक्रिया में समाज का महत्वपूर्ण स्थान है, यह कथन किसने कहा है? जॉन ड्यूवी ने। अब देखिए अगला भी देखिए, ये भी परिभाषा दे रखी है। यह कथन किसका है? शिक्षा वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बालक की जन्मजात शक्तियां बाहर प्रकट होती हैं। ये आपका इंपॉर्टेंट है, अच्छे से लर्न कर लेना। शिक्षा वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बालक की जन्मजात शक्तियां बाहर प्रकट होती हैं, ये फ्योवेल ने कहा है। शिक्षा से ही तो हम बालक के अंदर जो शक्तियां होती हैं जन्म से, उसे हम बाहर निकालते हैं और उसे और भी अधिक उसके व्यक्तित्व को अच्छे से उन्नत बनाते हैं। वह प्रक्रिया सब जो हमारी होती है वह शिक्षा के द्वारा ही संभव है। अगर शिक्षित नहीं है तो वह जन्मजात शक्तियां उसकी बाहर प्रकट नहीं होती हैं। नेक्स्ट देखते हैं, यह कथन किसका है कि शिक्षा आंतरिक जीवन एवं बाह्य संसार के मध्य समन्वय स्थापित करने की प्रक्रिया। ये किसने कहा है? हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा है।
नेक्स्ट देखते हैं ये कथन किसका है। शिक्षा व्यक्ति की शक्ति का विशेष रूप से मानसिक शक्ति का विकास करती है, जिससे कि परम सत्य से वह सुंदर के चिंतन का आनंद उठा सके। ये अरस्तू ने कहा है। शिक्षा जो होती है वो मानसिक शक्तियों का विशेष रूप से बच्चे की मानसिक शक्तियों का विकास करती है। ये किसने कहा है? अरस्तू ने कहा है। नेक्स्ट देखते हैं यह कथन किसका है। शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क व आत्मा का उत्कृष्ट विकास है। ये किसने कहा है? महात्मा गांधी ने कहा। ये भी इम्पोर्टेंट है, आप याद कर लेना। ये अधिकतर आ जाता है कि शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक और मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क व आत्मा का उत्कृष्ट विकास करना। ये महात्मा गांधी ने कहा। नेक्स्ट देखते हैं ये कथन किसका है। शिक्षा मनुष्य की आंतरिक शक्तियों का स्वाभाविक, सर्वांगीण एवं प्रगतिशील विकास है। ये पेस्ट्रोलॉजी ने कहा है। नेक्स्ट देखते हैं किसने शिक्षण प्रक्रिया के 3 अंग शिक्षक, शिक्षार्थी व सामाजिक वातावरण बताए हैं। जॉन ड्यूवी ने। एडम्स ने तू बताए हैं शिक्षक और छात्र, और जो है जॉन ड्यूवी उन्होंने शिक्षण प्रक्रिया के 3 अंग बताए हैं। शिक्षक, शिक्षार्थी व सामाजिक वातावरण। नेक्स्ट देखते हैं मनोवैज्ञानिक विचारधारा तथा प्रगतिवादी दार्शनिक किसे कहा जाता है, किसे शिक्षा का केंद्र बिंदु मानते हैं। जो मनोवैज्ञानिक विचारधारा है और जो प्रगतिवादी दार्शनिक होते हैं वो शिक्षा का केंद्र बिंदु किसे मानते हैं? बालक को मानते हैं। प्रगतिवादी भी और मनोवैज्ञानिक विचारधारा भी बालक को शिक्षा का केंद्र बिंदु मानते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि शिक्षा शास्त्री ने शिक्षा को समाज की प्रक्रिया माना है। जॉन ड्यूवी ने शिक्षा को समाज की प्रक्रिया माना है। किसने कहा है शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है? ये एडम्स ने कहा है। शिक्षक और छात्र होते हैं शिक्षा की प्रक्रिया में, और वह द्विमुखी प्रक्रिया होती है। ये एडम्स ने कहा है। नेक्स्ट देखते हैं किसने शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया बताया। ये जॉन ड्यूवी ने बताया। शिक्षक, छात्र और सामाजिक वातावरण। जॉन ड्यूवी के अनुसार शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया है। नेक्स्ट देखते हैं चुंबक के समान शिक्षा में 2 ध्रुवों का होना आवश्यक है, इसलिए ये द्विमुखी प्रक्रिया। ये रॉस ने भी कहा है, एडम्स ने भी बताया और रॉस ने भी कहा है। ये जो डेफिनेशन है ये रॉस की है। नेक्स्ट देखते हैं शिक्षा प्रक्रिया को कितने भागों में विभाजित किया गया। शिक्षा प्रक्रिया को 3 भागों में विभाजित किया गया है। अगला है शिक्षा का सर्वश्रेष्ठ उद्देश्य तथा कार्य मानव प्रकृति तथा चरित्र को प्रशिक्षित करना है। यह कथन किसका है? यह कथन प्लेटो का है। नेक्स्ट देखते हैं यह कथन किसने कहा है कि समाजविहीन व्यक्ति कोरी कल्पना है। यह कथन रेमेंट का है। नेक्स्ट देखते हैं शिक्षा हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। यह कथन किसने कहा है? पेस्ट्रोलॉजी ने कहा है। किसने कहा है? पेस्ट्रोलॉजी ने। नेक्स्ट है पौधों का विकास कृषि के द्वारा और मनुष्य का विकास शिक्षा के द्वारा होता है। यह कथन किसने कहा है? यह लॉक ने कहा है। शिक्षा में अध्यापक और विद्यार्थी के साथ साथ पाठ्यक्रम भी सम्मिलित किया जाता है, क्योंकि पाठ्यक्रम के अभाव में शिक्षा कार्य पूरा नहीं हो सकता। ये एक डेफिनेशन दी हुई है, कथन है। ये पूछा गया किसने कहा है? ये कथन आपका जॉन ड्यूवी द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट देखते हैं मानव जीवन के कौन से 2 पक्ष होते हैं। पहला पक्ष होता है शारीरिक और दूसरा होता है सामाजिक और सांस्कृतिक। कौन से 2 पक्ष होते हैं? पहला शारीरिक होता है और दूसरा सामाजिक और सांस्कृतिक। नेक्स्ट है जो विचार जीवन निर्माण, मनुष्य निर्माण तथा चरित्र निर्माण में सहायक हो उन्हें ही शिक्षा की संज्ञा दी जा सकती है। यह एक कथन है। ये किसने कहा है? यह पूछा गया। यह कथन स्वामी विवेकानंद द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट देखते हैं किसने लिखा संगमरमर के पत्थर के लिए जो महत्व मूर्तिकार का है वही महत्व आत्मा के लिए शिक्षा का है। ये किसने कहा है? ये एडिसन ने कहा है। किसने कहा? ये एडिसन ने। नेक्स्ट देखिए बालक के विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं। बालक के विकास की 3 अवस्थाएं होती हैं। नेक्स्ट है शिक्षा की संपूर्ण प्रक्रिया का उद्देश्य विकास या उन्नति है। यह किस दार्शनिक ने कहा? ये जॉन ड्यूवी ने कहा है। नेक्स्ट है जॉन ड्यूवी ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? उनकी द्वारा लिखित पुस्तक डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन पुस्तक है। डमो नहीं है, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट है शिक्षा के कार्य उत्तम नैतिक चरित्र का विकास करना। यह किस दार्शनिक ने कहा? यह हर्वार्ट ने कहा है।
नेक्स्ट है, भारतीय संस्कृति की प्राचीन काल से किसमें आस्था रही है? वसुधैव कुटुंबकम में आस्था रही है। नेक्स्ट है, शिक्षा व आर्थिक मूल्य नामक पुस्तक किसने लिखी थी? प्रोफेसर बागले ने लिखी थी। नेक्स्ट है, शिक्षा वह प्रक्रिया जो मानव को पाशविक प्रवृत्तियों से ऊंचा उठाती है, यह किस दार्शनिक ने कहा? यह अरस्तू ने कहा है। किसने कहा? ये अरस्तू ने कहा है। नेक्स्ट है, शिक्षा का मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण कार्य क्या है? बच्चों का चारित्रिक विकास करना मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण कार्य है। नेक्स्ट है, मानव के समस्त कार्य किसके अधीन होते हैं? मूल प्रवृत्तियों के अधीन होते हैं। किसके अधीन होते हैं? मूल प्रवृत्तियों के अधीन होते हैं। नेक्स्ट है, किसी भी राष्ट्र की उन्नति एवं संपन्नता किस पर निर्भर करती है? शैक्षिक स्तर पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? शिक्षा का जो स्तर होता है उस पर हमारे राष्ट्र की उन्नति और संपन्नता निर्भर करती है, क्योंकि अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे देश में शिक्षित होंगे तो हमारे देश और राष्ट्र की उन्नति भी उतनी ही तेजी से होगी और उतनी ही जल्दी हमारा देश संपन्न होगा। नेक्स्ट देखते हैं, शिक्षा का प्रमुख दायित्व क्या है? शिक्षा का प्रमुख दायित्व राष्ट्र का निर्माण करना है। शिक्षा का प्रमुख दायित्व क्या होता है? राष्ट्र का निर्माण करना है। राष्ट्र का निर्माण कैसे होगा? जब अधिक से अधिक लोग शिक्षित होंगे तो हमारे देश में उन्नति होगी, और उन्नति होगी तो हमारे देश का निर्माण भी अच्छे से होगा। नेक्स्ट है, मनुष्य के लिए शिक्षा की सबसे बड़ी देन क्या है? आत्मनिर्भर बनना। शिक्षा जो है मनुष्य को आत्मनिर्भर बनाती है, क्योंकि व्यक्ति अगर शिक्षित होगा वो अच्छी क्षेत्र में नौकरी पाएगा और जिससे वो आत्मनिर्भर भी बनेगा। अगर अशिक्षित व्यक्ति है तो वह अच्छी नौकरी नहीं पा सकता और आत्मनिर्भर भी नहीं बन सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, छात्रों में नेतृत्व के गुणों का विकास कैसे किया जाता है? पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं द्वारा हम छात्रों में नेतृत्व के गुणों का विकास कर सकते हैं। कैसे? जैसे भाषण करा के, कविता करा के, वाद विवाद करा के, ये सब करा के हम छात्रों में नेतृत्व की क्षमता का विकास कर सकते हैं। मॉनिटर बना दो के एक बच्चे को क्लास में, जिससे कि उसमें नेतृत्व की क्षमता है, पूरी क्लास को वो किस तरह से संभालता है ये क्षमता उसके अंदर विकसित हो। इस तरह से हम बच्चों में नेतृत्व के गुणों का विकास कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, जीवन की भांति शिक्षा का उद्देश्य भी व्यक्तित्व का उन्नयन करना है। यह कथन किसका है? यह जो कथन है यह रॉस द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है, एजुकेशन वैल्यूज नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? प्रोफेसर बागले थे। नेक्स्ट देखते हैं, सामाजिक कुशलता का विकास शिक्षा का उद्देश्य किसने माना? ये किसने माना है? जॉन ड्यूवी ने माना है। नेक्स्ट है, समाज सेवा से ही आत्मा का विकास होता है। यह कथन किसने कहा है? यह कथन रस्क ने कहा है। नेक्स्ट है, व्यक्तित्वता का विकास सिर्फ सामाजिक वातावरण में ही होता है। यह कथन किसका है? यह कथन नन का है। नेक्स्ट है, व्यक्तित्व की व्याख्या सिर्फ सामाजिक संदर्भ में ही की जा सकती है। यह कथन किसका है? यह कथन J.M. वॉल्डिवन का है। नेक्स्ट देखते हैं, जॉन ड्यूवी ने अपनी डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन में अच्छे उद्देश्यों की कितनी कसौटियां बताई हैं? उन्हें कितनी कसौटियां बताई हैं? 3 कसौटियां बताई हैं। जॉन ड्यूवी ने कितनी कसौटियां बताई हैं? 3 बताई हैं। नेक्स्ट देखते हैं, शिक्षा एक अर्थपूर्ण एवं नैतिक प्रक्रिया है, अतः यह कल्पना ही नहीं की जा सकती, यह उद्देश्यहीन है। यह कथन किसका है? यह कथन रिवलिन का है। अगला देखते हैं, समाज व्यक्ति से श्रेष्ठ है। यह कथन किसका है? यह कथन हेगले का है। अगला है, प्राचीन काल में शिक्षा का स्वरूप कैसा था? प्राचीन काल में शिक्षा का स्वरूप जो था वो, मैं व्यक्तिगत स्वतंत्रता को महत्व देता हूँ, परंतु हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि मनुष्य आवश्यक रूप से एक सामाजिक प्राणी है। यह कथन किसका है? यह कथन महात्मा गांधी द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्यों के समर्थक थे। कौन थे? टी.पी. नन। शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्यों के समर्थक कौन थे? टी.पी. नन थे। नेक्स्ट देखते हैं, किसने कहा है कि सच्ची शिक्षा को बालक के लिए बेरोजगारी के विपरीत एक बीमे के रूप में लेना चाहिए? ये महात्मा गांधी ने कहा है कि सच्ची शिक्षा को बालक के लिए बेरोजगारी के विपरीत एक बीमे के रूप में लेना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, व्यावसायिक प्रशिक्षण मानव के दृष्टिकोण को संकुचित करता है। यह कथन किसका है? यह कथन B.D. भाटिया द्वारा कहा गया है। किसने कहा ज्ञानी पवित्रता है? ये सुकरात ने कहा है।
यह कथन किसका है? ज्ञानी शक्ति है, ये अरस्तु ने कहा है। ज्ञान प्रगति है, यह कथन किसका है? सोफिस्टों का है। नेक्स्ट देखते हैं, किसने बौद्धिक प्रशिक्षण के 2 पक्ष बताए हैं? कमेनियस ने बताए हैं। ज्ञान वह पंख है जिसकी सहायता से हम स्वर्ग की प्राप्ति कर सकते हैं, जॉन एडम्स ने कहा है। नेक्स्ट देखते हैं, केवल ज्ञानी परमात्मा की पृथ्वी पर सबसे व्यर्थ का अवध मनुष्य होता है, यह कथन किसने कहा है? यह शेक्सपियर ने कहा है। नेक्स्ट देखते हैं, ज्ञान पर बल देने से विद्यालय ज्ञान की दुकान व शिक्षक सूचना विक्रेता बन जाते हैं, यह कथन किसका है? व्हाइट हेड का है। नेक्स्ट देखते हैं, जिस व्यक्ति का सच्चा ज्ञान है वे सद्गुणी के सिवाय कुछ और नहीं हो सकता, यह किसका है? यह एडम्स ने कहा है। मुस्लिम शिक्षा के प्रमुख केंद्रों के नाम लिखो, कहाँ कहाँ पर हैं ये बताना है। आगरा, दिल्ली, जौनपुर, बीदर, लाहौर, अजमेर, लखनऊ, बीजापुर, गोलकुंड, मालवा, जालंधर, मुल्तान, ये जगह हैं जहाँ पर क्या है? मुस्लिम शिक्षा के प्रमुख केंद्र बने हुए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, प्राथमिक शिक्षा का प्रथम आयोग किसे कहा जाता है? हंटर कमीशन जो है वो प्राथमिक शिक्षा का प्रथम आयोग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, श्री गोपाल कैंस गोखले ने अपना विधेयक किस वर्ष प्रस्तुत किया था? वर्ष 1911 में गोपाल कैंस गोखले ने अपना विधेयक प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट देखते हैं, वर्धा शिक्षा सम्मेलन की आधारशिला कब रखी गई थी? वर्धा शिक्षा सम्मेलन की आधारशिला 22 अक्टूबर 1937 को रखी गई थी। कब रखी गई थी? 22 अक्टूबर 1937 को। नेक्स्ट देखते हैं, महात्मा गांधी ने शिक्षा के उद्देश्य के संबंध में क्या कहा? महात्मा गांधी ने कहा, यदि मुझसे कोई पूछे कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है तो मैं उत्तर दूंगा चरित्र विकास। महात्मा गांधी ने ये बताया कि शिक्षा का प्रथम और मूल उद्देश्य है चरित्र का विकास। नेक्स्ट देखते हैं, सर्व शिक्षा अभियान योजना कब प्रारंभ हुई थी? 2001 में प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं, पाठ्यक्रम में भारी भरकम बोझ बस्ते का बोझ कम करने का सुझाव किस समिति ने दिया था? यशपाल समिति ने 1990 में दिया था। किसने दिया था? यशपाल समिति ने 1990 में बस्ते का बोझ कम करने का सुझाव दिया था। नेक्स्ट है, प्रकृतिवादी शिक्षा दार्शनिक कौन कौन से है? बेकन, कमेनियस, स्पेंसर और रूसो। रूसो और कमेनियस मेन है, ये आप अच्छे से याद रख लीजिए। प्रकृतिवादी दार्शनिक रूसो और कमेनियस, स्पेंसर, बेकन। नेक्स्ट देखते हैं, प्रकृतिवादी किस प्रकार के अनुशासन की बात करते थे? प्रकृतिवादी मुक्तात्मक अनुशासन की बात करते थे। प्रकृतिवाद के अनुसार कि बच्चों को रूल रेगुलेशन में ज़्यादा बांधने की ज़रूरत नहीं है। उनके अनुसार बच्चों को मुक्त छोड़ देना चाहिए, बच्चों को स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए, जिससे कि वे अपने मन के अनुसार कार्य कर सकें। बच्चों को ज़्यादा बंधनों में बांध के रखने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रयोजनवाद के महान उत्पादक कौन थे? प्रयोजनवाद के महान उत्पादक जॉन डीवी थे। कौन थे? जॉन डीवी। नेक्स्ट देखते हैं, प्रयोजनवाद की महत्वपूर्ण शिक्षा विधि कौन सी है? तो प्रयोजनवाद की महत्वपूर्ण शिक्षा विधि प्रोजेक्ट विधि या योजना विधि है। कौन सी विधि है? इसके 2 नाम है, प्रोजेक्ट विधि भी कहते हैं और इसे योजना विधि भी कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, विवेकानंद जीवन दर्शन के 2 प्रमुख लक्ष्य कौन से थे? विवेकानंद के जीवन दर्शन के जो 2 प्रमुख लक्ष्य थे, पहला था मानव का कल्याण और दूसरा सर्वधर्म संभाव। नेक्स्ट देखते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि की रचना कब की थी? 1913 में की थी। कब की थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि की रचना 1913 में की थी। नेक्स्ट देखते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर को नाइट की उपाधि कब मिली थी? 1915 में मिली थी। कब मिली थी? 1915 में। नेक्स्ट देखते हैं, टैगोर के अनुसार व्यक्तित्व का पूर्ण विकास कैसे हो सकता है? टैगोर का मत था स्वतंत्रता के माध्यम से ही व्यक्तित्व का पूर्ण विकास हो सकता है। मैंने ऐसे शिक्षकों की भर्त्सना की है जो प्रतिबंध के पक्षधर हैं, क्योंकि प्रतिबंध स्वयं प्रकृति को पथभ्रष्ट होने को बाध्य करता है। टैगोर ने कहा कि हमें व्यक्ति को स्वतंत्र रहना चाहिए, उसे बंधनों में बांध के नहीं रखना चाहिए। यदि व्यक्ति स्वतंत्र रहेगा तो उसके व्यक्तित्व का पूर्ण विकास आसानी से संभव हो सकेगा। विश्व कवि टैगोर ने शिक्षा की अनोखी देन विश्व भारती की स्थापना कब की थी? तो विश्व भारती की जो स्थापना हुई थी वो टैगोर ने की थी 6 मई 1922 को।
नेक्स्ट देखते हैं, जिस व्यक्ति को सच्चा ज्ञान है वह सद्गुणी के सिवाय और कुछ नहीं हो सकता, यह कथन किसका है? यह कथन किसने दिया है? सुकरात ने दिया है। नेक्स्ट देखते हैं, शिक्षा का उद्देश्य है अपने छात्रों को राज्य, देश व ईश्वर के प्रति वफादार बनाना, यह कथन किसका है? यह कथन गांधी जी द्वारा कहा गया है। किसके द्वारा कहा गया है? गांधी जी द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, प्लेटो ने नागरिकों को कितनी श्रेणियों में विभक्त किया है? तो प्लेटो ने नागरिकों को 3 श्रेणियों में विभक्त किया है। कितनी श्रेणियों में? 3। नेक्स्ट देखते हैं, वह शिक्षा किस काम की जो कि भविष्य के लिए वर्तमान का बलिदान करती है, यह कथन किसका है? यह कथन रूसो द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, मनुष्य की सबसे बड़ी आवश्यकता, सबसे बड़ा रक्षक चरित्र है, शिक्षा नहीं, यह कथन किसका है? यह कथन स्पेंसर का है। किसने दिया है? यह कथन स्पेंसर ने दिया है। नेक्स्ट देखते हैं, चरित्र की स्थापना करना विद्यालय शिक्षा व अनुशासन का मुख्य उद्देश्य है, यह कथन किसका है? यह कथन हमारा जॉन ड्यूई द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, शिक्षा का उद्देश्य बच्चों को अच्छे आचरण की शिक्षा देना, यह कथन किसका है? यह कथन हर्बर्ट स्पेंसर का है। नेक्स्ट देखते हैं, नैतिकता सिखाई नहीं जाती किंतु बीमारी की तरह उसे केवल पकड़ा जा सकता है, यह कथन किसका है? स्टारबक का। नेक्स्ट देखते हैं, शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का संतुलन, स्वाभाविक व प्रगतिशील विकास है, यह कथन किसका है? यह कथन पेस्ट्रोलॉजी का है। किसने कहा है? यह पेस्ट्रोलॉजी ने कहा है। नेक्स्ट देखते हैं, यह कथन किसका है? शिक्षा का उद्देश्य पूर्ण मानव विकास है, यह कथन पेंटर का है। किसका है? यह कथन पेंटर का है। नेक्स्ट देखते हैं, आदर्शवाद के अनुसार किस जगत का महत्वपूर्ण स्थान है? तो हमारा आध्यात्मिक जगत हो जाएगा। कौन सा जगत हो जाएगा? आध्यात्मिक जगत का महत्वपूर्ण स्थान होता है आदर्शवाद के अनुसार। जो आदर्शवादी लोग होते हैं वो अध्यात्म में ज्यादा रुचि रखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, आदर्शवाद के अनुसार ब्रह्मांड की रचना किससे हुई है? आध्यात्मिक शक्ति से हुई है। नेक्स्ट देखते हैं, आत्मनिष्ठ आदर्शवाद के जनक कौन थे? वकेले थे। नेक्स्ट देखते हैं, प्राचीन आदर्शवाद के जनक कांट थे। वस्तुनिष्ठ आदर्शवाद के जनक हीगल थे। नैतिक आदर्शवाद के जनक प्लेटो थे। किस दार्शनिक ने सत्यम शिवम सुंदरम को जीवन के शाश्वत मूल्यों एवं आदर्शों के रूप में व्यक्त किया? प्लेटो ने किया है। किसने किया है? प्लेटो ने किया। आदर्शवादी दर्शन में वस्तु की अपेक्षा किसे महत्व दिया जाता है? विचारों को महत्व दिया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रश्न विधि के जनक कौन है? प्रश्न विधि के जनक सुकरात है। नेक्स्ट देखते हैं, संवाद विधि के जनक कौन है? संवाद विधि के जनक प्लेटो हैं। नेक्स्ट देखते हैं, निगमन एवं आगमन विधि के जनक कौन है? अरस्तु हैं। नेक्स्ट देखते हैं, निर्देशन विधि के जनक कौन है? हर्बार्ट है। तर्क विधि के जनक कौन है? तर्क विधि के जनक हीगल हैं। खेल विधि के जनक कौन है? फ्रोवेल हैं। खेल विधि के कौन है जनक? फ्रोवेल हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अभ्यास एवं आवर्ती विधि के जनक कौन है? पेस्ट्रोलॉजी हैं। किस दार्शनिक ने कहा कि अध्यापक सही चरित्र का आध्यात्मिक प्रतीक है? जेंटिल ने कहा है। उद्देश्य क्या है? आत्मा की अनुभूति, जिसे हम आत्म अनुभूति के नाम से जानते हैं। आदर्शवादी शिक्षा की कितनी विधियां? आदर्शवादी शिक्षा की 8 विधियां बताई गई हैं। कितनी विधियां बताई गई हैं? 8। नेक्स्ट देखते हैं, प्रगतिवादियों की शिक्षा का आधार क्या है? मूल प्रवृत्तियों के अनुसार उन्होंने शिक्षा दी है। किसके अनुसार दी है? मूल प्रवृत्तियों के अनुसार। प्रगतिवाद ने सीखने की किस विधि को जन्म दिया? ह्यूरिस्टिक विधि को जन्म दिया। किसने जन्म दिया? प्रगतिवाद ने। नेक्स्ट देखते हैं, प्रगतिवाद ने ज्ञान प्राप्ति के लिए किसे आवश्यक माना है? ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने इंद्रियों को आवश्यक माना है। किसे आवश्यक माना है? इंद्रियों को आवश्यक माना है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रगतिवाद ने किसके महत्व को अस्वीकार किया है? आत्मा और परमात्मा के महत्व को प्रगतिवाद ने अस्वीकार किया है। प्रगतिवाद के कितने रूप होते हैं? प्रगतिवाद के 3 रूप होते हैं। प्रयोजनवाद किसे सर्वोच्च स्थान देता है? प्रयोजनवाद जो है वो क्रिया को स्थान देता है। जो भी आप कार्य करती हैं उसे वह स्थान देता है। प्रयोजनवाद किस सत्ता को स्वीकार नहीं करता? ईश्वरीय सत्ता को वो स्वीकार नहीं करता। वो जो खुद कार्य करती है उस पर विश्वास करता है, ईश्वरीय सत्ता को स्वीकार नहीं करता है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रयोजनवाद के अनुसार किसी भी सिद्धांत की कसौटी क्या है? प्रयोजनवाद के अनुसार किसी भी सिद्धांत की कसौटी उपयोगिता है। उपयोगी होना ही
इस सिद्धांत की कसौटी है किसकी? प्रयोजनवाद की। नेक्स्ट देखते हैं, प्रयोजनवाद किस प्रकार के शासन पर बल देता है? प्रजातांत्रिक शासन पर, प्रजातंत्रीय शासन पर प्रयोजनवाद बल देता है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा कैसी प्रक्रिया है? शिक्षा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जीवन पर्यंत हमारी शिक्षा चलती रहती है। ये किसने कहा है? प्रयोजनवादियों ने कहा है। किस दर्शन को अर्थ, क्रियावाद, व्यवहारवाद, कारणवाद, अनुभववाद, प्रयोजनवाद के नाम से जाना जाता है? प्रयोजनवाद को। प्रयोजनवाद के क्या क्या नाम है? क्रियावाद, व्यवहारवाद, कारणवाद, अनुभववाद और प्रयोजनवाद के नाम से जाना जाता है। ये सब अब प्रयोजनवाद के नाम है। नेक्स्ट देखते हैं, किस दार्शनिक के अनुसार प्रयोजनवाद मस्तिष्क का स्वभाव एवं मनोवृत्ति है? जेम्स के अनुसार। ये किसने कहा है? जेम्स ने कहा है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रयोजनवाद के अनुसार सर्वोच्च सत्ता किसकी होती है? समाज की होती है। किसकी होती है? समाज की होती है। प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए? व्यवहारिक होना चाहिए, मतलब व्यवहार के रूप में ही शिक्षा को पढ़ाना चाहिए। नहीं है बच्चों पे दबाव डाल के रूल्स और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाए। शिक्षा को व्यवहारिक रूप में हमें बच्चों को पढ़ाना चाहिए, प्रयोजनवादियों ने कहा है। प्रयोजनवादी शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या था? बालक का समाजीकरण करना। प्रोजेक्टिव मेथड की खोज किसने की थी? ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, किलपैट्रिक ने की थी। अनुशासन के 4 तत्व किस दर्शन में बताए गए हैं? प्रयोजनवाद में। नेक्स्ट देखते हैं, ड्यूवी के अनुसार शिक्षा सामाजिक प्रक्रिया है, इसका साधन बताइए। ड्यूवी ने बताया, शिक्षा को सामाजिक प्रक्रिया ड्यूवी ने माना है। बालक की शिक्षा के लिए विद्यालय अवश्य होता है और ड्यूवी से सामाजिक वातावरण मानते हैं। तो जो ड्यूवी है वो किसे सामाजिक वातावरण मानते हैं? बालक की जो विद्यालय जाता है, विद्यालय उसकी आवश्यकता होती है, तो उन्होंने विद्यालय को सामाजिक वातावरण माना है। नेक्स्ट देखते हैं, शिक्षा का एक उद्देश्य वातावरण के साथ अनुकूलन करना है। इस संबंध में ड्यूवी के क्या विचार हैं? शिक्षा की प्रक्रिया अनुकूलन की एक निरंतर प्रक्रिया है, जिसका प्रत्येक अवस्था में उद्देश्य विकास की बढ़ती हुई क्षमता प्रदान करना होता है। तो शिक्षा की प्रक्रिया अनुकूलन की एक निरंतर प्रक्रिया है, जिसका प्रत्येक अवस्था में उद्देश्य विकास की बढ़ती क्षमता प्रदान करना होता है। नेक्स्ट देखते हैं, फ्योवेल के अनुसार शिक्षा का प्रथम उद्देश्य क्या है? फ्योवेल ने खेल विधि पर विशेष ध्यान दिया है। शिक्षा का प्रथम उद्देश्य शरीर और आत्मा को बंधन से मुक्त करना है। इसके लिए शिक्षा का समुचित वातावरण तैयार करना। प्रथम उद्देश्य शरीर और आत्मा को बंधन से मुक्त करना है। नेक्स्ट देखते हैं, फ्योवेल के अनुसार शिक्षा का द्वितीय उद्देश्य क्या है? शिक्षा का दूसरा उद्देश्य ये है कि व्यक्ति को ऐसा बनाना है कि वह ईश्वर में स्थित सबकी एकता पहचान ले। इसलिए वह कहता है कि शिक्षा का उद्देश्य तभी सफल हो सकता है जब वस्तुओं में निहित आंतरिक अवांछनीयता को समझ सकें। नेक्स्ट देखते हैं, फ्योवेल ने किंडरगार्टन कब प्रारंभ की थी? फ्योवेल ने 1805 में उसने शिक्षण कार्य आरंभ किया और 1839 में उसने एक विद्यालय खोला, जिसका नाम उसने बलोधान या किंडरगार्टन रखा। तो किंडरगार्टन किसने प्रारंभ किया था? फ्योवेल ने किया था। हमें अपने बच्चों के लिए जीवित रहना चाहिए। फ्योवेल के अनुसार शिक्षण के उद्देश्य बताइए। शिक्षण का उद्देश्य मनुष्य में निहित शक्तियों का निरंतर विकास करना है, ना कि उसको और अधिक ज्ञान प्रदान करना। जो मानव के अंदर जो भी शक्तियां, उसका निरंतर विकास करना ही फ्योवेल ने शिक्षा का उद्देश्य बताया है। मॉन्टेसरी सिद्धांत पद्धति का सिद्धांत क्या है? मॉन्टेसरी पद्धति मारिया मॉन्टेसरी ने इसकी खोज की थी। बालक एक शरीर है जो बढ़ता है, एक आत्मा है जो विकसित होती है। विकास के इन दोनों रूपों को ना में कुरूप बनाना चाहिए, ना ही उन्हें दबाना चाहिए, परंतु उस समय की प्रतीक्षा करना चाहिए जब किसी शक्ति का क्रम के अनुसार विकास। उनका कहना है कि बालक पे हमें दबाव नहीं डालना चाहिए, हमें उसके लिए इंतजार करना चाहिए कि कब वह उस चीज को करने को उत्सुक हो। जब बच्चा अंदर से उत्सुक होता है तभी उसे उस कार्य के लिए प्रेरित करना चाहिए, उससे दबाव डालकर हम कार्य नहीं कराना चाहिए। उन्होंने बताया, बालक एक शरीर है जो बढ़ता है और एक आत्मा है जो विकसित होती है। हमें कुरूप नहीं बनाना है, हमें उसे दबाना भी नहीं है और कुरूप भी नहीं है, बल्कि उसकी समय के अनुसार प्रतीक्षा करनी चाहिए जब उसकी शक्ति का क्रम के अनुसार विकास हो सके। मॉन्टेसरी पद्धति के अनुसार ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण सिद्धांत क्या है? मॉन्टेसरी कहती थी
कि 7 वर्ष की आयु तक बालकों की इंद्रियां विशेष रूप से क्रियाशील रहती हैं। किस वर्ष की आयु तक? 7 वर्ष की। अतः इस अवस्था में ही उनको ज्ञान इंद्रियों को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। मांटेसरी ने कहा था जो बालक होते हैं वो 7 वर्ष तक की आयु तक वाले ही बालक की इंद्रियां क्रियाशील रहती हैं, इसीलिए इसी अवस्था में उनकी ज्ञान इंद्रियों को प्रशिक्षित करना चाहिए। नेक्स्ट है गिज्जू भाई के शिक्षक के संबंध में क्या विचार है? गिज्जू भाई का मानना था शिक्षक ही बालकों का मार्गदर्शक है और उसका प्रशिक्षित होना अनिवार्य है। गिज्जू भाई कहते थे जो शिक्षक है वो बालकों के मार्ग को प्रदर्शित करता है, मतलब मार्गदर्शक करता है, इसलिए उसका प्रशिक्षित होना अत्यंत अनिवार्य है। नेक्स्ट है शिक्षा द्वारा प्रस्तावित बेसिक शिक्षा का दूसरा नाम क्या है? बुनियादी शिक्षा, जिसे किसने बनाया था? गांधी जी ने। किसने बुनियादी शिक्षा दी थी? गांधी जी ने। और बेसिक शिक्षा का दूसरा नाम है बुनियादी शिक्षा। नेक्स्ट देखते हैं प्लेटो ने शिक्षा के संबंध में क्या लिखा है? शिक्षा प्रथम और श्रेष्ठतम वस्तु है जिससे सर्वोत्तम मनुष्य ही प्राप्त कर सकता है। उन्होंने क्या क्या है? शिक्षा जो है वो प्रथम है और श्रेष्ठतम वस्तु है जिसे सर्वोत्तम मनुष्य वही प्राप्त कर सकता है। एमिल किसकी रचना है? रूसो की। नेक्स्ट देखते हैं निषेधात्मक शिक्षा का क्या तात्पर्य है? इसके प्रतिपादक कौन है? रूसो प्रकृतिवादी विचारक थे। रूसो कैसे थे? प्रकृति से वाद के बारे में अपने विचार देते थे। उनकी जो शिक्षा थी वो निषेधात्मक थी। वह 12 वर्ष तक की आयु तक बालकों को औपचारिक शिक्षा देने के पक्ष में नहीं थे। जो रूसो थे उन्होंने कहा था कि 12 वर्ष तक के बाद बच्चों को औपचारिक शिक्षा देनी चाहिए, 12 वर्ष से पहले तक उन्हें औपचारिक शिक्षा देने की कोई आवश्यकता नहीं है। वे प्रगतिवादी थे और उनकी शिक्षा निषेधात्मक थी। नेक्स्ट देखते हैं रूसो ने अनुशासन के किन 2 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया? पहला स्वतंत्रता का सिद्धांत, दूसरा प्रकृति परिणाम द्वारा अनुशासन का सिद्धांत। कौन से 2 दिए? स्वतंत्रता का सिद्धांत और प्रकृति परिणाम द्वारा अनुशासन का सिद्धांत। नेक्स्ट देखते हैं प्राकृतिक परिणाम द्वारा अनुशासन होने से क्या तात्पर्य है? ये प्राकृतिक परिणाम किसके द्वारा दिया गया है? ये सिद्धांत रूसो द्वारा। प्राकृतिक परिणाम द्वारा अनुशासित होने से तात्पर्य प्रकृति हमें अच्छे कार्यों के लिए पुरस्कृत और बुरे कार्यों के लिए दंडित करती है। कहने का तात्पर्य प्रकृति के द्वारा हम जो भी अच्छे कार्य करते हैं उसके लिए वह हमें पुरस्कार देती है और जो भी हम बुरे कार्य करते हैं उसके लिए हमें प्रकृति दंड देती है। नेक्स्ट देखते हैं डीवी के अनुसार शिक्षक क्या है? एक सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता। क्या है डीवी के अनुसार शिक्षक? एक सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रोवेल ने अपना विद्यालय किस वर्ष प्रारंभ किया जिसका नाम बालोद्यान या किंडर गार्डन था? तो कब किया था? 1939 में फ्रोवेल ने किया था, जिसे किंडर गार्डन का नाम दिया गया था या बालोद्यान का नाम दिया गया था। नेक्स्ट मांटेसरी ने अपने शिक्षा सिद्धांतों को कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में बांटा है। पहला है कर्मेंद्रियों की शिक्षा, ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा, भाषा तथा गणित की शिक्षा। कौन कौन सी है? कर्मेंद्रियों की, ज्ञानेंद्रियों की और भाषा और गणित की शिक्षा। नेक्स्ट देखते हैं मांटेसरी ने प्रमुख रूप से किन बच्चों की शिक्षा पर ध्यान दिया? जो मानसिक रूप से मंद बालक थे उनकी शिक्षा पर मांटेसरी ने विशेष रूप से ध्यान दिया। नेक्स्ट देखते हैं जन संसार से आप क्या समझते हो? सामान्यतः जन संचार के साधन से अभिप्राय ऐसे अभिकरण से है जिनके प्रयोग से विभिन्न प्रकार की सूचनाएं, स्पष्टीकरण, प्रश्न आदि दूर दराज के क्षेत्रों से लगभग प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। मतलब जन संसार एक ऐसा साधन है जिससे हम विभिन्न प्रकार की जो भी सूचनाएं होती हैं हमारी या प्रश्न या दूर दराज के क्षेत्रों में लगभग प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं सामाजिक परिवर्तन की एक परिभाषा दीजिए। गिलिन और गिलिन का अभिमत है सामाजिक परिवर्तन जीवन की मानी हुई रीतियों में होने वाले बदलाव को कहा जाता है, चाहे वे बदलाव भौतिक दशाओं या सांस्कृतिक साधनों अथवा जनसंख्या की रचना और सिद्धांतों के बदलाव अथवा प्रसार में अथवा समुद्र के अंदर ही आविष्कारों के परिणाम स्वरूप हुए। इनके अनुसार है यह बदलाव भौतिक दशाओं में हो सकता है, सांस्कृतिक साधनों में हो सकता है, जनसंख्या की रचना में या सिद्धांतों के
बदलाव या प्रसार में या समुद्र के अंदर जो भी आविष्कार हुए के परिणाम स्वरूप हुए हैं वो उसमें भी बदलाव हो। नेक्स्ट देखते हैं, विद्यालय तथा समुदाय के घनिष्ठ संबंध पर परिभाषा लिखिए। विद्यालय समाज के चरित्र का सुधार करने का साधन है। वह सुधार सामाजिक उन्नति की दिशा में है या नहीं, यह विद्यालय के संचालकों के विचारों और आदर्शों पर निर्भर करता है। मतलब विद्यालय समाज का कैसा साधन है, चरित्र के सुधार करने का साधन है। उसके द्वारा हम अपने चरित्र को और अधिक विकसित कर सकते हैं और सामाजिक उन्नति की दिशा की ओर अग्रसर कर सकते हैं। विद्यालय के संचालकों के विचार और आदर्शों पर निर्भर करता है। ये किस पर निर्भर करता है? ये विद्यालय के संचालकों के विचार और उनके जो भी आदर्श होते हैं उस पर निर्भर करता है। नेक्स्ट देखते हैं, मॉन्टेसरी पद्धति में लिखना कैसे सिखाया जाता है। मॉन्टेसरी पद्धति में जब बालक को लिखना सिखाया जाता है तो 3 प्रकार के कार्य करवाए जाता है। पहला, लेखनी पकड़ने का अभ्यास किया जाता। दूसरा, अक्षरों के स्वरूप का ज्ञान किया जाता। तीसरा, अक्षरों का उच्चारण किया जाता। क्या क्या किया जाता? लेखनी पकड़ने का अभ्यास किया जाता, उसके बाद अक्षरों के स्वरूप का ज्ञान किया जाता, फिर थर्ड नंबर पे अक्षरों का उच्चारण किया जाता था। नेक्स्ट देखते हैं, मॉन्टेसरी पद्धति के अनुसार पढ़ना कैसे सिखाया जाता है। मॉन्टेसरी पद्धति में जब बालक को पढ़ना सिखाने के लिए शिक्षिका किसी भी परिचित वस्तु को मेज पर रख देती और श्यामपट्ट पर उसका नाम लिख देती थी। फिर बालक को शब्द को बार बार पढ़ाया जाता था। शब्द को पढ़ना आ जाने के बाद बालक को वाक्य पढ़ना सिखाया जाता। मतलब जो मॉन्टेसरी पद्धति थी उसमें बालक को पढ़ना सिखाने के लिए शिक्षिका को जिस भी वस्तु के बारे में बताना है वो परिचित वस्तु एक टेबल पर रख देती थी और वस्तु का जो नाम है वो उसे ब्लैक बोर्ड पर या श्यामपट्ट पर लिख देती थी। फिर जो शब्दों से लिखा गया ब्लैक बोर्ड पर जो लिखा उसे बार बार पढ़ाया जाता है। जब बच्चा उस शब्द को पढ़ना सीख जाता था उसके बाद उसे वाक्य पढ़ाना सिखाया जाता था। नेक्स्ट देखते हैं, शिक्षा तथा समाज में क्या संबंध है। व्यक्ति जिस समाज में रहता है उसी समाज की परिस्थितियों के अनुसार उसकी शिक्षा का प्रबंध किया जाना चाहिए। जो हमारी शिक्षा उसका प्रबंध इस प्रकार से किया जाना चाहिए व्यक्ति अपने समाज की आवश्यकताओं को पूरा कर सके। कहने का तात्पर्य ये है जो भी हम शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं वो इस प्रकार की होनी चाहिए जो समाज की परिस्थितियों के अनुसार उसकी शिक्षा का प्रबंध करना चाहिए कि व्यक्ति अपनी जो भी हमारी समाज की आवश्यकता है वो पूरी हो सके। ऐसा नहीं है कि व्यक्ति ने शिक्षा तो ग्रहण कर ली है लेकिन वो सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर ही नहीं पा रहा है तो वो शिक्षा आपकी व्यर्थ हो जाएगी। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो सामाजिक आवश्यकताओं को भी पूरा कर सके। नेक्स्ट देखते हैं, शिक्षा द्वारा समाज का विकास किस प्रकार संभव है। शिक्षा समाज के विकास का कार्य करती है। यदि किसी समाज का विकास किया जाना है तो वहां की शिक्षा उत्तम व्यवस्था की जानी चाहिए। मतलब शिक्षा द्वारा हम समाज का किस प्रकार से विकास कर सकते हैं। यदि व्यक्ति शिक्षित है तो वह समाज में अनेक प्रकार के उन्नति ला सकता है, अनेक प्रकार के कार्य कर सकता है, अच्छे पैसे पर नौकरी कर सकता है जिससे समाज का उत्थान होगा, अपने देश की प्रगति होगी और उसकी सोचने और समझने की शक्ति में भी परिवर्तन आ जाता है। अगर वह शिक्षित है तो उसकी सोच बिल्कुल अलग होगी। एक अशिक्षित व्यक्ति को ले लीजिए, एक शिक्षित व्यक्ति को ले लीजिए, फिर आप देखिए कि दोनों की सोच में क्या अंतर है। जो शिक्षित व्यक्ति होगा उसकी बहुत अलग सोच होगी और जो अशिक्षित व्यक्ति है वो केवल अपने ही बारे में सोचेगा, जबकि जो शिक्षित व्यक्ति होते हैं वो पूरे समाज को देख के चलते हैं और उन्हीं के बारे में सोचते हैं। समाज का प्रमुख शैक्षिक कार्य लिखिए। समाज बालकों के लिए शिक्षा संस्थाओं की स्थापना करता है। उन संस्थाओं को चलाने के लिए उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करता है। समाज के द्वारा अनेक प्रकार की शिक्षा संस्थाएं खोली जाती हैं जो भी वित्तीय सहायता देनी होती है वो समाज के द्वारा प्रदान की जाती है। अगर समाज उन्हें वित्तीय सहायता नहीं देगा तो उन शिक्षा संस्थाओं का संचालन ठीक प्रकार से नहीं हो पाए। इसलिए समाज शिक्षा संस्थाओं की स्थापना करता है और उनको चलाने के लिए अनेक प्रकार की वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है। नेक्स्ट देखते हैं, समाज शारीरिक विकास के लिए क्या करता है। समाज अपने सदस्यों के शारीरिक विकास के लिए खेलकूद के साधनों का प्रबंध करता है। बालकों के व्यायाम के लिए व्यायामशालाओं का निर्माण करता है। समाज के द्वारा अनेक प्रकार के उद्यान पार्क खोले जाते हैं जिसमें व्यक्ति सुबह आके
स्वच्छ हवा ले सके, ऑक्सीजन ग्रहण कर सके और अपने आप को स्वस्थ महसूस कर सके। कि अनेक प्रकार की व्यायामशालाएं खोली जाती हैं जिससे कि लोग आके उसमें अपना व्यायाम कर सकें, और जो भी लोग स्वच्छ हवा नहीं ले पाते हैं वो पार्क में आके अपना व्यायाम करें और स्वच्छ हवा को ग्रहण कर सकें। इसलिए समाज अनेक प्रकार के पार्क और उद्यानों को भी निर्माण किया जाता है। उनमें अनेक प्रकार के झूले लगाए जाते हैं जिनसे छोटे बच्चे आके अपना मनोरंजन कर सकते हैं और अपना उसका आनंद भी ले सकते हैं। नेक्स्ट, परिवार द्वारा शारीरिक विकास के क्या साधन हैं? घर पर ही मनुष्य के शारीरिक विकास की नींव पड़ती है। परिवार बालक की प्रथम पाठशाला होती है और परिवार के द्वारा ही बच्चे का प्रथम शारीरिक विकास होता है। इसके लिए हमें क्या क्या बातों पे ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहला, घर हवादार होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए चारों तरफ से बंद हो। उसमें पर्याप्त प्रकाश, पर्याप्त रोशनी, पर्याप्त मात्रा में हवा आनी चाहिए। भोजन शुद्ध होना चाहिए और पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व उपस्थित होने चाहिए। उसमें वस्त्र स्वच्छ धुले साफ होने चाहिए और डेली व्यायाम करना चाहिए, आराम भी करना चाहिए और व्यक्तिगत स्वच्छता पर भी ध्यान देना चाहिए। अगर व्यक्ति खुद से ही स्वच्छ नहीं है तो वह अनेक प्रकार की बीमारियों से घिर जाएगा। इसलिए इन्हीं सब हवादार घर, भोजन, व्यस्त व्यायाम, आराम और व्यक्तिगत स्वच्छता, इन सब बातों पर ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, परिवार द्वारा बालक के शैक्षिक विकास की व्यवस्था किस प्रकार करना चाहिए? परिवार को बालक के शारीरिक विकास के साथ साथ उसके बौद्धिक विकास पर भी ध्यान देना चाहिए। बौद्धिक विकास से संबंधित उसके अनेक प्रकार के खिलौने लाने चाहिए। पजल होती हैं, पहेलियां अनेक प्रकार की, या नैतिक शिक्षा की कहानियों की किताबें आती हैं, पंचतंत्र आती हैं, इस टाइप की किताबें लानी चाहिए जिससे बच्चे कहानियों में जो भी शिक्षा प्रदान की जा रही है उसे वह ग्रहण करें और अनेक नई नई बातों को सीखें जिससे कि उनके ज्ञान में वृद्धि हो और उनका बौद्धिक विकास भी अच्छे से हो सके। नेक्स्ट देखते हैं, घर को बाल उपयोगी कैसे बनाया जा सकता है? इसके संबंध में गिज्जू भाई ने कहा है, हमारे घरों में ऐसी खूटियां कहाँ हैं जिन तक बालकों के हाथ पहुंच सकें। हमारे घरों में टंगी बढ़िया तस्वीरें बहुत ऊंचाई पर होती हैं, उनकी तरफ हमारा अपना ध्यान ही बहुत कम जाता है। ऐसी स्थिति में उनका बालकों के लिए क्या उपयोग रह जाएगा? गिज्जू भाई का कहने का तात्पर्य है, जब भी हम घर बनवाते हैं तो घर में हम खूंटी इतनी ऊंचाई पर लगवाते हैं कि वहां पर बच्चे का ध्यान भी नहीं जा पाता और ना ही बच्चे का हाथ पहुंच पाता। या हम कोई भी उस पर शिक्षा पर पेंटिंग लगाते हैं या कोई भी तस्वीर लगाते हैं, बच्चा उसे समझ ही नहीं पाता है क्योंकि वो इतनी ऊंचाई पर लगी होती है, ना तो बच्चे को ठीक प्रकार से दिख पाती है और ना ही वह हाथ में लेकर उसे ठीक प्रकार से उसके देख पाता है। इसलिए घर को इस प्रकार से बनवाना चाहिए कि बच्चा की नज़र में है जो भी चीज़ हम घर में या कमरे में लगाएं वो बच्चा उसे समझ सके, देख सके कि क्या चीज़ लगी हुई है, जिससे कि वो जो भी हमने पेंटिंग या जो भी पोस्टर लगाया उससे वह ज्ञान ले सके कि किस चीज़ का पोस्टर है या क्या है। नेक्स्ट देखते हैं, व्यक्ति और समाज का संबंध बताइए। व्यक्ति और समाज का घनिष्ठ संबंध है। जब बालक पैदा होता है तो पैदा होने के कुछ दिन ही बाद ही वह समाज के संपर्क में आने लगता है और अनेक प्रकार की क्रियाएं करने लगता है, किंतु वह स्वयं भी समाज से प्रभावित होता है। व्यक्ति समाज को प्रभावित करता है। जन्म लेते ही वह समाज के प्रभाव में आने अनेक प्रकार के सामाजिक कार्यों में भाग लेने लगता है, अनेक प्रकार की सामाजिक क्रियाएं करने लगता है। नेक्स्ट देखते हैं, कोठारी आयोग ने शैक्षिक विद्यालयों के संबंध में क्या लिखा है? कभी कभी इस बात की ओर पूरा ध्यान नहीं दिया जाता है कि इस समय देश के विभिन्न भागों के शैक्षिक विकास में भारी असंतुलन मौजूद है। कोठारी आयोग ने कहा कि जो इस समय हमारे देश के विभिन्न भाग हैं में जो शैक्षिक विकास है वो बहुत ज़्यादा संतुलन मौजूद है, वहाँ पर कोई संतुलन नहीं है। कई कई राज्यों में तो बहुत ज़्यादा विकास हुआ है और कुछ राज्यों में कोई विकास नहीं है। ऐसे ही कुछ जिलों का बहुत अच्छे से विकास हुआ है और कुछ जिलों का बिल्कुल भी विकास नहीं हुआ। इसलिए हमारे देश में भारी मात्रा में असंतुलन फैला हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, शिक्षा को व्यवसायीकरण की क्या आवश्यकता है? जनता एवं देश की खुशहाली तभी पूरी हो सकेगी जब हमारी शिक्षा प्रणाली इस प्रकार की हो कि कुशल एवं व्यवहारिक नागरिकों का निर्माण करे और पढ़े लिखे बेकार नागरिकों नहीं।
कहने का तात्पर्य ये है, हमारी शिक्षा प्रणाली ऐसी होनी चाहिए जो व्यक्ति को आत्मनिर्भर बना सके और समाज के लिए उपयोगी हो। अगर व्यक्ति शिक्षा ग्रहण करने के बाद अगर वह नौकरी नहीं प्राप्त कर पाता है तो वह शिक्षा उसके लिए कोई भी उपयोगी नहीं है। जब वह अपने आप को ही नहीं आत्मनिर्भर बना पा रहा है तो देश और समाज के लिए क्या कर पाएगा। इसलिए शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे कि व्यक्ति अपने आप को आत्मनिर्भर बना सके और देश और समाज का कल्याण कर सके। नेक्स्ट देखते हैं, बचपन छीनता बाल श्रम पर टिप्पणी कीजिए। ये एक टॉपिक दिया है, इस पर आपको हमने विचार देने हैं। सरकार ने तथा संविधान ने ऐसी व्यवस्था की है कि प्रत्येक बच्चे निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर सके। इसी आधार पर निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का अधिकार अधिनियम बनाए गए हैं, किंतु निश्चित रूप से पारिवारिक स्थिति अनिवार्य बाल शिक्षा में बाधक है। पारिवारिक परिस्थितियां बाल श्रम को विवश करती हैं और बाल श्रम के कारण बचपन छिन जाता है। जिस उम्र में उन्हें पुष्प के समान विकसित होना चाहिए उस उम्र में बाल श्रम के कारण उनकी इच्छाएं मनोकामनाएं समाप्त हो जाती हैं, बच्चों का बचपन छिन जाता है। कहने का तात्पर्य है, सरकार ने बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के लिए 6 से 14 साल तक के बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का अधिनियम बनाया गया है। लेकिन कुछ परिवारों की परिस्थितियां ऐसी होती हैं जहां पर बच्चे मजबूर हो जाते हैं बाल श्रम को करने के लिए। उन्हें ठीक प्रकार से ना खाने को मिल पाता है, ना ही उनकी ठीक प्रकार से पढ़ाई हो पाती है, और जिस उम्र में उन्हें पढ़ना और खेलना चाहिए उस उम्र में उनकी सारी इच्छाएं और मनोकामनाएं सब समाप्त हो जाती हैं, उनका बचपन भी छिन जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, जनसंख्या शिक्षा का अर्थ लिखिए। जनसंख्या में अबाध गति से वृद्धि के परिणाम स्वरूप मानव जीवन के आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक पक्षों पर पड़ने वाले कुप्रभावों के प्रति जागरूक तथा संबद्ध समाधानों के विषय में वैचारिक क्रांति की शैक्षिक व्यवस्था ही जनसंख्या शिक्षा कहलाती है। जनसंख्या में बहुत तेजी से गति हो रही है, जिससे मानव जीवन के आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक अनेक प्रकार के कुप्रभाव पड़ रहे हैं। इन सब समाधानों के विषय में जो क्रांति की शैक्षिक व्यवस्था की गई है उसे हम जनसंख्या शिक्षा कहलाते हैं, कि किस प्रकार से हम जनसंख्या को कम कर सकें, किस प्रकार से जो हमारे मानव जीवन के में सामाजिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक कुप्रभाव पड़ रहे हैं उसे किस प्रकार से कम कर सकें, और जनसंख्या को किस प्रकार से गति से जो तेजी से बढ़ रही है किस प्रकार से हम रोक सकें, सबकी व्यवस्था ही जनसंख्या शिक्षा कहलाती है। नेक्स्ट देखते हैं, जनसंख्या शिक्षा की क्यों आवश्यकता है। इसके निम्न कारण है। सबसे पहला है राष्ट्र की प्रगति के लिए। अगर हमारे देश में जनसंख्या लिमिटेड होगी, बहुत ज़्यादा जनसंख्या नहीं होगी, तो हमारा देश बहुत अच्छी प्रगति कर सकेगा। जब जनसंख्या ज़्यादा होती है तो देश प्रगति ठीक प्रकार से नहीं कर पाता है, क्योंकि पर्याप्त मात्रा में साधन उपलब्ध नहीं हो पाते हैं जो देश की प्रगति हो सके। इसलिए देश की प्रगति के लिए जनसंख्या का अधिक होना घातक है। नेक्स्ट देखते हैं, आर्थिक विकास के लिए। आर्थिक विकास के लिए भी जनसंख्या शिक्षा होना बहुत जरूरी है, जनसंख्या शिक्षा प्रदान करना। तीसरा, मानव संसाधन कुशलता के लिए। मानव के जो भी संसाधन है उनमें कुशल बनाने के लिए जनसंख्या शिक्षा का होना बहुत जरूरी है। परिवार नियंत्रण कार्यक्रमों की सफलता के लिए भी, परिवार नियोजन के लिए और योजनाओं की सफलता के लिए जनसंख्या शिक्षा व्यक्ति को प्रदान की जाएगी तो वह राष्ट्र की प्रगति, आर्थिक विकास, मानव की कुशलता और योजनाओं की सफलता अनेक प्रकार के कार्यों में उपयोगी होगी, और जिससे हमारे देश का विकास भी ठीक प्रकार से हो सकेगा। नेक्स्ट देखते हैं, एनसीईआरटी ने कितने मूल्यों को स्वीकारा है। 83 मूल्यों को। कितने मूल्यों को स्वीकारा है एनसीईआरटी ने? 83 मूल्यों को। नेक्स्ट देखते हैं, घर का परिवार की मूल्यों के विकास में भूमिका बताइए। घर को जीवन की शाश्वत पाठशाला कहा जाता है। बालक अपने पारिवारिक मूल्यों की अनुभूति है। कहने का तात्पर्य है, बच्चे की प्रथम पाठशाला परिवार होती है। परिवार से ही वह अनेक प्रकार की क्रियाएं सीखता है, किस प्रकार चलना है, किस प्रकार खाना है, किस प्रकार बोलना है। ये सब जो मूल्य हैं, सामाजिक मूल्य या जो भी मूल्य उसमें विकसित किए जाते हैं, सर्वप्रथम परिवार के द्वारा ही उसमें विकसित किए जाते हैं। बाद में वह विद्यालय जाता है, फिर विद्यालय जाकर उसे विद्यालय में जो से टीचर सिखाते हैं वो ग्रहण करता है, लेकिन प्रथम जो मूल्य उसे सामाजिक, नैतिक जो भी मूल्य प्रदान किए जाते हैं वो सब उसे परिवार के द्वारा मिलते हैं।
नेक्स्ट देखते हैं, बालक में मूल्यों के विकास हेतु कौन से जन संचार साधन है? आकाशवाणी है, दूरदर्शन है, टेप रिकॉर्डर है, वीसीआर है, समाचार पत्र पत्रिकाएं हैं। कौन कौन से? आकाशवाणी है, दूरदर्शन है, टेप रिकॉर्डर है, वीसीआर है, समाचार पत्र एवं पत्रिका जनसंचार साधन है। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय एकता का अर्थ लिखिए। राष्ट्रीय एकता का अर्थ देश के विभिन्न राज्यों के व्यक्ति की आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषा विषयक विभिन्नताओं को वांछनीय सीमा के अंतर्गत रखना और समावेश करना। राष्ट्रीय एकता में देश के जो विभिन्न राज्य होते हैं उन राज्यों के व्यक्ति की आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और भाषा संबंधी जो भी हमारी भिन्नताएं हैं वो एक साथ समावेश करना, एक साथ रखना ही राष्ट्रीय एकता कहलाती है। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय एकता से क्या क्या लाभ हो सकते हैं। सबसे पहला है भाषा के विकास में सहायक हो सकती है, भ्रष्टाचार का अंत किया जा सकता है, स्वार्थपूर्ण भावनाओं का भी विकास। स्वार्थपूर्ण मतलब अपने हित के बारे में ना सोचकर दूसरे के हित के बारे में सोचकर इस प्रकार की भावना का विकास। राष्ट्रीय संस्कृति और आर्थिक प्रगति में भी सहायक है, सामाजिक प्रगति में और राष्ट्रीय एकता बनाए रखने में से। सबसे पहला भ्रष्टाचार से मुक्ति मिल सकती है, स्वार्थपूर्ण भावना का विकास कर सकती है, समाज की या राष्ट्र की आर्थिक और सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनैतिक सभी प्रकार की प्रगति राष्ट्रीय एकता के द्वारा संभव है। नेक्स्ट देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का अर्थ लिखिए। अंतर्राष्ट्रीयता एक भावना है जो व्यक्ति को बताती है वह अपने राज्य का ही सदस्य नहीं है वरन विश्व का ही नागरिक है। अंतर्राष्ट्रीयता एक भावना है जो व्यक्ति को यह बताती है कि वे अपने राज्य का ही सदस्य नहीं है वरन विश्व का भी नागरिक है। नेक्स्ट देखते हैं, बुनियादी शिक्षा के जनक कौन थे? महात्मा गांधी थे। महात्मा गांधी के द्वारा बुनियादी शिक्षा बनाई गई थी। नेक्स्ट देखते हैं, मॉन्टेसरी शिक्षण पद्धति की प्रमुख विशेषता क्या है? उन्होंने कर्मेंद्रियों की शिक्षा और ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा पर विशेष जोर दिए। क्या विशेषता है? कर्मेंद्रियों की शिक्षा और ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा। हमारा अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा पद्धति क्या है? महात्मा गांधी ने करके सीखना, अनुभव से सीखना और सहसंबंध विधि, तीन बातों पर जोर दिया कि करके सीखें, अनुभव से सीखें और सहसंबंध विधि से सीखें। नेक्स्ट है हमारा, पंचपदी प्रणाली के जनक कौन थे? तो उसके जनक हर्बर्ट थे। कौन थे? हर्बर्ट। नेक्स्ट देखते हैं, खेल विधि के जनक किसे जाना जाता है? फ्योवेल को। खेल विधि का, किंडरगार्टन पद्धति का जनक और खेल विधि का जनक दोनों के फ्योवेल माने जाते हैं। ड्रॉप आउट बच्चे कौन हैं? ये सभी बच्चे जो शिक्षा की मुख्य धारा से दूर हैं ड्रॉप आउट बच्चे कहलाते हैं। जिन्होंने शिक्षा कभी ग्रहण नहीं की है उन बच्चों को ड्रॉप आउट बच्चों की श्रेणी में शामिल किया जाता है। नेक्स्ट है, किसका कथन है? शिक्षा वह जो जीवन की संपूर्ण सत्ता के समन्वय स्थापित करने की शक्ति देती है। यह कथन रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रयोजनवादी शिक्षा की विशेषता बताइए। प्रयोजनवादियों ने सबसे ज्यादा अनुभव और क्रिया पर बल दिया। उन्होंने कहा क्रिया के द्वारा ही हम कोई कार्य सीख सकते हैं, तो उन्होंने सबसे ज्यादा अनुभव और क्रिया पर बल दिया। उसके बाद बालक का महत्व, सामाजिक मूल्यों का महत्व और शिक्षा की लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर विशेष रूप से महत्व दिया। विशेष बात रही उनकी प्रयोजनवादियों की में अनुभव व क्रिया पर बल, सामाजिक मूल्यों पर बल, बालक का महत्व और शिक्षा की लोकतांत्रिक प्रक्रिया। प्रयोजनवादी शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं? प्रयोजनवादी शिक्षा का पहला उद्देश्य उचित पथ प्रदर्शन, मतलब जो भी पथ हम चुन रहे हैं वो उचित होना चाहिए कि कौन सा हमारे लिए सही है, उस पथ का चुनना या उसका प्रदर्शन करना। नेक्स्ट है, नवीन मूल्यों एवं आदर्शों का निर्माण करना, जो भी हमारे मूल्य और जो भी आदर्श है उनका निर्माण करना। थर्ड है, गतिशील साधन संपन्न मस्तिष्क का विकास करना, मतलब हमारा जो मस्तिष्क है उसका पूर्ण रूप से विकास करना। फोर है, सामाजिक कुशलता का भी विकास करना। नेक्स्ट देखते हैं, जॉन डीवी ने शिक्षा का आधार क्या बताया? जॉन डीवी ने शिक्षा के दो आधार बताए हैं। पहला मनोवैज्ञानिक आधार है और दूसरा सामाजिक आधार है। नेक्स्ट देखते हैं, योजना विधि के जनक कौन थे? इस विधि के सोपानों को बताइए। तो योजना विधि के जनक जो थे वो किलपैट्रिक जाने जाते हैं, जो जॉन डीवी के शिष्य थे। योजना विधि के जो सोपान है, सबसे पहला है क्रिया का समस्यात्मक परिस्थिति उत्पन्न करना। जो भी हम क्रिया करने जा रहे हैं उसकी समस्यात्मक परिस्थिति उत्पन्न करना, फिर उसमें जो भी समस्या उत्पन्न हुई है उसके बारे में जानना, फिर उसकी सूचना देना,
फिर उसका जो भी समस्या है हमारी उसका समाधान देखना, उसके बाद उसका परीक्षण एवं फिर प्रयोग करेंगे, सबसे लास्ट में उसके प्रयोग किए जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं मनोविज्ञान और निर्देशन विभाग कहाँ है। मनोविज्ञान और निर्देशन विभाग इलाहाबाद में, जिसे आजकल हम प्रयागराज के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट देखते हैं राज्य परियोजना कार्यालय कहाँ पर है। राज्य परियोजना कार्यालय हमारा लखनऊ में है। नेक्स्ट है एनसीईआरटी का पूरा नाम क्या है। राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। फिर ये रिपीट कर दिया है क्वेश्चन, एनसीईआरटी का पूरा नाम क्या है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। नेक्स्ट देखते हैं राज्य शैक्षिक अनुदान और प्रशिक्षण परिषद, जिसका शॉर्ट में कहते हैं एनसीईआरटी का गठन किस वर्ष हुआ था, तो 1981 में हुआ था। कब हुआ था, 1981 में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं एनसीईआरटी कहाँ पर है। एनसीईआरटी नई दिल्ली में है। बीआरसी का पूरा नाम क्या है, ब्लॉक संसाधन केंद्र। बीआरसी का पूरा नाम क्या है, ब्लॉक संसाधन केंद्र। नेक्स्ट देखते हैं डाइट का पूरा नाम क्या है, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान। नेक्स्ट है एनपीआरसी का पूरा नाम क्या है, न्याय पंचायत संसाधन केंद्र। नेक्स्ट देखते हैं ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष कौन होता है, ग्राम प्रधान होता है। नेक्स्ट है ग्राम शिक्षा समिति का सचिव कौन होता है, सचिव प्रधानाध्यापक होता है। राज्य शिक्षा संस्थान कहाँ पर है, राज्य शिक्षा संस्थान इलाहाबाद में है। राज्य हिंदी संस्थान कहाँ पर है, वाराणसी में, जिसे बनारस के नाम से भी जानते हैं। अगल भाषा शिक्षा संस्थान कहाँ पर है, इलाहाबाद में है। नेक्स्ट देखते हैं बौद्ध धर्मकालीन शिक्षा के अंतर्गत मठ में प्रवेश के कौन सा संस्कार होता था, तो प्रवज्जा संस्कार किया जाता। मठ में प्रवेश के लिए सबसे पहले कौन सा संस्कार होता था, प्रवज्जा संस्कार। नेक्स्ट देखते हैं शिक्षा के किस उद्देश्य के अंतर्गत व्यक्ति के उच्चतम विकास अथवा आत्मज्ञान पर बल दिया जाता है, तो आदर्शवाद में सबसे ज्यादा किस पर बल दिया गया, आत्मज्ञान पर बल दिया गया। नेक्स्ट देखते हैं वह शिक्षा जिसमें किसी निश्चित पाठ्यक्रम, विद्यालय एवं वातावरण की आवश्यकता नहीं होती है, वो कौन सा होता है, वो प्रकृतिवाद होता है। प्रकृतिवादियों ने कहा है कि बालक को हमें पढ़ाने के लिए किसी भी पाठ्यक्रम की या किसी भी विद्यालय वातावरण की कोई आवश्यकता नहीं है, प्रकृति ही उसे अपने आप सब चीजें सिखा देती है, हमें कोई भी स्कूल भेजने की या किसी भी विद्यालय की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं विद्यालय प्रकृति की गोद में स्वतंत्र एवं खुले वातावरण में हो रहे विचार किसने दिए, रूसो ने दिए। नेक्स्ट देखते हैं छात्रों को गतिविधि या उदाहरण के माध्यम से पाठ पढ़ाते समय ही व्याकरण शिक्षण सहजता से पढ़ाने की वकालत किसने की थी, ये जॉन डीवी ने की थी। नेक्स्ट देखते हैं सच्ची शिक्षा वही है जो छात्रों में व्यक्तित्व का विकास कर उनमें आत्मज्ञान, नागरिक दायित्व, जनतंत्र में आस्था, अहिंसा, एकता व भाईचारा जैसी भावनाओं को उत्पन्न करती है। सोच और विचार किसका है, ये गांधी जी ने कहा था। नेक्स्ट देखते हैं मानव की शिक्षा नामक पुस्तक के रचयिता कौन थे, फ्रॉवेल थे। नेक्स्ट है किस शिक्षा शास्त्री ने हमने शिक्षा प्रणाली में विद्यालय को बाल भवन कहा है, गिज्जूभाई बघेला ने कहा है। नेक्स्ट देखते हैं जनसंख्या शिक्षा को राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में किस वर्ष लागू किया गया था, तो 1969 में जनसंख्या शिक्षा को राष्ट्रीय कार्यक्रम के वर्ष के रूप में लागू किया गया था। नेक्स्ट है शिक्षा का निश्चित स्तर तक सभी लोगों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क उपलब्ध कराना किस योजना कार्यक्रम का तात्पर्य है, ये है शिक्षा का सार्वभौमिकरण, शिक्षा को प्रत्येक बच्चे तक पहुंचाना, क्या है शिक्षा का सार्वभौमिकरण। नेक्स्ट देखते हैं एक निश्चित आयु स्तर से कम आयु स्तर के बच्चों से घरेलू कार्य कराना क्या कहलाता है, बाल श्रम कहलाता है। जब हम छोटे बच्चों से काम कराते हैं एक जो निश्चित आयु बनाई गई है उससे नीचे से, तो वो हमारा क्या कहलाता है, बाल श्रम, बच्चों द्वारा किया जाने वाला श्रम। नेक्स्ट देखते हैं परिवार, समाज, राज्य, जनसंचार माध्यम किसके प्रभावी कारक है, ये जो शब्द दे रखी है ये शिक्षा के प्रभावी कारक है। नेक्स्ट देखते हैं विद्यालय में सभी को एक साथ रखना और सबके साथ समान व्यवहार करना व सभी के बीच एकता बनाए रखना क्या कहलाता है,
ये शैक्षिक अवसरों की समानता, सभी को समान अवसर प्रदान करना, सभी के साथ एक साथ व्यवहार करना, सभी के बीच एकता बनाए रखना, ये हमारी शैक्षिक अवसरों की समानता के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट देखते हैं, विद्यालय समान में सभी के बीच लिंग भेदभाव के कार्य एवं व्यवहार करना कहलाता है, लैंगिक समानता कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं, वैदिक साहित्य में शिक्षा शब्द का प्रयोग किन अर्थों में किया है? वैदिक साहित्य में शिक्षा शब्द का प्रयोग विद्या, ज्ञान, बोध और विजय के रूप में किया गया है। किसके रूप में? विद्या, ज्ञान, बोध और विजय के रूप में किया गया है। बौद्धकालीन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था? मोक्ष की प्राप्ति। नेक्स्ट देखते हैं, शिक्षा में प्रयोजनवाद के जनक कौन है? प्रयोजनवाद के जनक है चार्ल्स पियर्स। नेक्स्ट देखते हैं, सर्वोत्तम शिक्षा वही है जो संपूर्ण दृष्टि से हमारे जीवन का सामंजस्य स्थापित करती है। यह कथन किसने कहा? यह कथन रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा कहा गया है कि जो संपूर्ण दृष्टि से हमारे जीवन का सामंजस्य स्थापित करती है, क्या है? वह शिक्षा है। नेक्स्ट है, बालकों को बाल देवो भव की संज्ञा किसने दी है? गिज्जूबाई ने दी है। नेक्स्ट देखते हैं, मॉन्टेसरी की शिक्षण विधि कितने भागों में विभाजित है? 3 भागों में। कर्मेंद्रियों की शिक्षा, ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा व पढ़ने व लिखने व गणित की शिक्षा। किस किस की? कर्मेंद्रियों की, ज्ञानेंद्रियों की, पढ़ने व लिखने और गणित की शिक्षा। प्रश्न, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? यह अधिनियम 4 अगस्त 2009 को पारित हुआ था। इसमें 6 साल से 14 साल के बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा प्रदान करने का अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? जनसंख्या नीति से अभिप्राय आर्थिक, सामाजिक, सांख्यिकी, राजनीतिक आधार पर प्राप्त करने वाले लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए जो भी कार्यक्रम बनाए गए हैं उनका मापन करना। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का क्या उद्देश्य है? जो भी आर्थिक, सामाजिक, जनसंख्या से संबंधित राजनीतिक आधार पर लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो भी कार्यक्रम बनाए जाते हैं उनका मापन किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, जल प्रदूषण के 2 उपाय लिखिए। रोकने के क्या 2 उपाय हैं वो बताने हैं। सबसे पहला है, शहर तथा गांव की नलियों में बहने वाले हानिकारक गंदे पदार्थों को नदियों में नहीं छोड़ना चाहिए। आजकल देखा है कारखानों से निकला हुआ गंदा पानी नदियों में छोड़ दिया जाता है, जिससे कि नदियां भी दूषित हो जाती हैं और जो लोग नदी का पानी इस्तेमाल करते हैं वो भी बीमार हो जाते हैं, अनेक प्रकार की बीमारियों के शिकार हो जाती है। नदियों के समीप गंदे बर्तन, मरीजों के कपड़े नहीं धोने चाहिए। नदियों में मृत पशुओं के बहाने पर रोक लगानी चाहिए और नदी तथा तालाबों में पशुओं को नहलाने एवं बहानों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। सबसे पहला कार्य तो यही करना चाहिए कि कारखानों का जो भी गंदा पानी है या जो भी पदार्थ है, वेस्ट मटेरियल, वो नदियों में नहीं बहना चाहिए, जिससे कि अगर नदियां स्वच्छ रहेंगी तो लोगों को भी बीमारियां कम होंगी और हमारा वातावरण भी शुद्ध रहेगा। दूसरा, जैसे नदियों में बहुत से लोग पशुओं को नहलाने ले जाते हैं, उस पर रोक लगानी चाहिए, क्योंकि जो पशुओं उसको नहलाते हैं उससे जो पानी प्रदूषित हो जाता है वही पानी लोग इस्तेमाल करते हैं, तो उन्हें भी अनेक प्रकार की बीमारियां घेर लेती हैं। नदियों और तालाबों में पशुओं को नहलाने, वाहनों को धोने, इन सब पर भी प्रतिबंध लगाना चाहिए। नेक्स्ट है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में लागू हुआ था। नेक्स्ट है, भूमंडलीय ताप वृद्धि किसे कहती हैं? सामान्यतः भूमंडलीय ताप वृद्धि का अर्थ है पृथ्वी के ताप में क्रम से आने वाली वृद्धि। ये पृथ्वी का जो ताप होता है उसमें वृद्धि हो जाती है तो उसे भूमंडलीय ताप वृद्धि के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, बालिका शिक्षा की 2 प्रमुख समस्याएं क्या है? शैक्षिक अवसरों की समानता की समस्या, सेकंड कन्याओं की शिक्षा के प्रति उचित दृष्टिकोण का अभाव। शैक्षिक अवसर, समान अवसर नहीं दिए जाते हैं। बहुत सी जगहों पर लड़कियों को समान अवसर नहीं दिए जाते हैं, लड़कों को प्राथमिकता दी जाती है, तो ये सबसे बड़ी समस्या आती है लड़कियों को शिक्षाओं प्रदान करने में। और दूसरा है, कन्याओं की शिक्षा के प्रति लोग उचित दृष्टिकोण नहीं है। लोग कहते हैं इसे तो घर का काम ही करना है, ये पढ़ के क्या करेगी, इसलिए कन्याओं को बहुत से लोग पढ़ाना उचित नहीं समझते हैं। नेक्स्ट है, किन्हीं 4 मानवीय मूल्यों का उल्लेख लिखिए। सच्चाई, सत्यनिष्ठा, उत्तरदायित्व की भावना और दया भाव, ये 4 मानवीय मूल्य हैं।
नेक्स्ट है फ्योवेल द्वारा किस शिक्षण विधि का प्रतिपादन किया गया था? किंडरगार्टन का फ्योवेल ने प्रतिपादन किया था, जिसे फूलों का बगीचा के नाम से भी संबोधित किया जाता है। नेक्स्ट है टैगोर को किस धारणा में विश्वास था? टैगोर को सत्यम शिवम अद्वैत की धारणा में विश्वास था। उन्होंने ईश्वर में सर्वोच्च मानव माना। वे अद्वैतवादी थे। उनका किसमें विश्वास ज्यादा था? सत्यम शिवम अद्वैत की धारणा में विश्वास था। नेक्स्ट देखते हैं फ्योवेल की किन्हीं दो रचनाओं के नाम लिखिए। फ्योवेल की प्रमुख रचना है एजुकेशन ऑफ मैन और दूसरी रचना है मदर एंड प्ले सॉन्ग। कौन सी है? एजुकेशन ऑफ मेल पहली और दूसरी है मदर एंड प्ले सॉन्ग्स। नेक्स्ट देखते हैं जनसंख्या शिक्षा की कोई एक परिभाषा लिखिए। जनसंख्या शिक्षा जो है वो दो शब्दों से मिलकर बनी है, पहला जनसंख्या और शिक्षा, अर्थात जिस शिक्षा में जनसंख्या का ज्ञान निहित होता है उसे हम जनसंख्या शिक्षा कहते हैं। जनसंख्या शिक्षा को समझने के लिए पहले हमें इसकी परिभाषाओं को समझना होगा। राज्य शिक्षा संस्थान उत्तर प्रदेश के अनुसार यह एक ऐसा प्रयास है जिसके द्वारा विभिन्न वर्गों विशेषकर छात्र और छात्राओं को विश्व के परिप्रेक्ष्य में देश विदेश तथा देश प्रदेश तथा क्षेत्र की जनसंख्या स्थिति जानने के प्रमुख तथ्यों, जनसंख्या और पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों, जनसंख्या वृद्धि के आर्थिक व सामाजिक विकासों इत्यादि की जानकारी दी जाती है। और दूसरी जो परिभाषा है वो यूनेस्को द्वारा दी गई है। जनसंख्या शिक्षा को संख्यात्मक पहलू के रूप में या अधिक महत्वपूर्ण संस्था के निबंध के रूप में नहीं जाना चाहिए। इससे जनसंख्या के गुणात्मक पक्ष, मानव स्रोत और विकास के संबंध में जानना चाहिए। ये दो परिभाषा दी गई हैं। पहली परिभाषा है राज्य शिक्षा संस्थान उत्तर प्रदेश की और दूसरी यूनेस्को की है। कहने का तात्पर्य है जिस शिक्षा में जनसंख्या का ज्ञान निहित होती है उसे हम जनसंख्या शिक्षा कहते हैं। और इसकी डेफिनेशन आप इसमें से जो लर्न करना चाहें वो कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दूरस्थ शिक्षा की कोई विशेषता बताइए। दूरस्थ शिक्षा कौन सी होती है? जो हम दूर से बैठ के भी कर सकते हैं, हमें स्कूल जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम डिस्टेंस लर्निंग एजुकेशन दूर में बैठ के कर सकती हैं। जैसे यह पद्धति आमने सामने बैठकर अध्ययन करने से सर्वथा भिन्न है, क्योंकि इसमें आमने सामने बैठकर पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती। ये हम घर पर बैठकर आराम से पढ़ सकती हैं। इस पद्धति में स्व अध्ययन पर अधिक बल दिया जाता है। जब हम घर पे बैठ के पढ़ते हैं तो अपने आप पढ़ाई पर ज़्यादा इसमें ध्यान दिया जाता है। थर्ड है दूरस्थ शिक्षा के अंतर्गत विद्यार्थी एवं अध्यापक के मध्य रेडियो, दूरदर्शन, वीसीआर, सीडी प्लेयर, कंप्यूटर, इंटरनेट, तो इन सब चीज़ों के माध्यम से हम पढ़ाई करते हैं घर पे बैठ के। आजकल तो इंटरनेट के माध्यम से पढ़ाई बहुत अच्छी हो गई है, तो ये सब ऑनलाइन पढ़ाई करती है। दूरस्थ शिक्षा में हमारा स्टूडेंट का और अध्यापक के मध्य संबंध इंटरनेट के माध्यम से रहता है। उसके माध्यम से अध्यापक सब बताते रहते हैं और छात्र घर पे बैठ के अपने आराम से पढ़ते हैं। नेक्स्ट है और अनौपचारिक शिक्षा के उद्देश्य लिखिए। अनौपचारिक शिक्षा के लिए हमें कोई विद्यालय जाने की जरूरत नहीं है। जो डेली रोज में हम कुछ भी सीखते हैं वो सब हमारी अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आता है। हम बिना किसी प्रयास के, बिना किसी प्रयत्न के हम उसे सीख जाते हैं। हमें कोई भी उसके लिए प्रयास नहीं करना पड़ता। वो हमारी अनौपचारिक शिक्षा होती है। अनौपचारिक शिक्षा जीवन से संबंधित वे अनुभव हैं जिन्हें हम बिना किसी व्यवस्थित प्रयास, संस्था एवं साधन के स्वाभाविक स्थिति से प्राप्त कर लेती है। इस प्रकार की शिक्षा प्रत्यक्ष रूप से जीवन से संबंधित होती है। यह शिक्षा स्वाभाविक रूप से होती है। उसे ना तो कोई इसकी निश्चित योजना होती है और ना ही कोई निश्चित नियमावली होती है। यह बालक के आचरण का रूपांतर करती है, परंतु रूपांतर की प्रक्रिया अज्ञात, अप्रत्यक्ष व अनौपचारिक होती है। कहने का तात्पर्य है अनौपचारिक शिक्षा जो होती है उसकी कोई निश्चित योजना नहीं होती, कोई नियमावली नहीं होती। रोज में जो कुछ भी हम सीखते हैं वो सब हमारी अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आता है। उसके लिए हमें कोई विद्यालय जाने की जरूरत नहीं है या कोई नियम के अनुसार कोई शिक्षा ग्रहण करने की जरूरत है। हम डेली में जो भी कुछ सीखते हैं वो सब हमारी अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट देखते हैं मल्टीमीडिया क्या है। आजकल के समय में मल्टीमीडिया वास्तव में सूचनाओं के आदान प्रदान का बेहतर बनाने के लिए आधुनिकतम तकनीकी प्रयोग का सूचक है एवं इसमें डिजिटल वीडियो,
ग्राफिक्स, ऑडियो, 3D एनिमेशन, इंटरनेट कंटेंट, इंटरैक्टिव कार्यक्रम आदि विधाओं का उपयोग भी समाहित रहता है। स्पष्ट है कि मल्टीमीडिया वस्तुतः विभिन्न प्रकार के माध्यमों दृश्य, श्रव्य, दृश्य, पाठ्य, चित्रिक आदि का एक उपयोगी संयोजन है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाने में मल्टीमीडिया अत्यंत सफल सिद्ध हुआ। मल्टीमीडिया क्या है? तो मल्टीमीडिया सूचनाओं को आदान प्रदान करने के लिए या उसे और बेहतर बनाने के लिए जिस आधुनिक तकनीकी का प्रयोग किया जाता है वो सब हमारी मल्टीमीडिया होती है, जैसे वीडियो, ग्राफिक्स, ऑडियो, 3D एनिमेशन, इंटरनेट कंटेंट, इंटरैक्टिव कार्यक्रम, ये सभी हमारे किसके अंतर्गत आते हैं? मल्टीमीडिया कार्यक्रम के अंतर्गत आते हैं। इनमें विभिन्न प्रकार के माध्यम होते हैं, जैसे श्रव्य, सुनने वाले भी होते हैं, देखने वाले भी होते हैं। ये शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को और भी अधिक प्रभावी बना देते हैं, क्योंकि अगर हम एजुकेशनल टेलीविजन के माध्यम से बच्चों को पढ़ाएंगे तो वह जल्दी उस कोई भी चैप्टर होगा उसे आसानी से समझ सकते हैं, इसलिए ये शिक्षण कार्यों में बहुत उपयोगी रहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, आदर्शवाद के प्रमुख प्रवर्तकों के नाम लिखो। सुकरात, प्लेटो, डेकार्ट, स्पिनोजा और ईगल। नेक्स्ट है, स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था? स्वामी विवेकानंद का जन्म कलकत्ता में 1863 में हुआ था। इनका बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। क्या नाम था? नरेंद्र नाथ दत्त था और 1863 में कलकत्ता में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, टैगोर ने शांति निकेतन विद्यालय की स्थापना कब और कहाँ की? टैगोर ने 1990 में बोलपुर में शांति निकेतन की स्थापना की। कब की? बोलपुर में 1990 में शांति निकेतन की स्थापना की। नेक्स्ट देखते हैं, जनसंख्या। हमारा अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या शिक्षा के प्रमुख मुख्य लक्ष्य बताइए। नंबर 1 है आर्थिक प्रगति और स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, आहार एवं जीवन की अन्य आवश्यकताओं के उच्च स्तर को उपलब्धि सहित जीवन की वर्तमान तथा भावी गुणवत्ता के लिए जनसंख्या की विशेषताओं के महत्व की अनुभूति कराना। मतलब जो भी आर्थिक प्रगति है, स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, आहार एवं जीवन की जो भी आवश्यकता होती हैं वो भावी गुणवत्ता के लिए जनसंख्या का जो भी महत्व है उसके लिए अनुभूति कराई जाती है। दूसरा है छोटे परिवार को, जिसमें परिवार के प्रत्येक सदस्य को उच्च जीवन स्तर प्राप्त करने की अधिक संभावना रहती है। जो छोटे परिवार होते हैं उनमें आवश्यकता खर्चा कम होता है तो उनका जीवन स्तर भी उच्च रहता है और उनकी जीवन स्तर प्राप्त करने की उच्च जीवन स्तर प्राप्त करने की संभावना भी अधिक होती है, क्योंकि छोटा परिवार होगा, खर्चे कम होंगे तो उनका जीवन स्तर भी उच्च होगा। तो ये प्रशंसात्मक दृष्टि से देखा जाता है छोटा परिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ बताइए। वह प्रक्रिया जिसके कारण हमारा भोजन, हवा, जल गंदा या दूषित हो जाए, हमारे स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा कर दे, वातावरणीय या पर्यावरणीय प्रदूषण कहलाता है। कहने का तात्पर्य वह प्रक्रिया जिससे हमारा खाने पीने का जो भी भोजन है, हवा है, जो भी हम वातावरण में रहते हैं उनमें ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, वो जल जो दूषित हो जाता है या उसमें अनेक प्रकार के खतरा पैदा हो जाते हैं, कोई भी बीमारी फैल गई जिससे लोग बीमार हो जाते हैं, ये सब हमारा पर्यावरणीय प्रदूषण कहलाता है। जब हमारा वातावरण दूषित हो जाता है, वो शुद्ध नहीं रहता है, हमें शुद्ध ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, तो वो सब हमारा पर्यावरणीय प्रदूषण या वातावरणीय प्रदूषण कहलाता है। नेक्स्ट है, बुनियादी शिक्षा का प्रारंभ गांधी जी ने किया था, महात्मा गांधी जी ने किया था। नेक्स्ट है, प्लेटो द्वारा स्थापित संस्था का नाम बताइए। तो अकेडमी था प्लेटो ने जो संस्था स्थापित की थी। राज्य से क्या अभिप्राय है? I.L. कैंडिल के अनुसार राज्य की परिभाषा एक सुसंगठित राजनीतिक समुदाय के रूप में की जाती है जिसके साथ सरकार होती है और जिसे लोगों द्वारा मान्यता दी जाती है। एक सुसंगठित संगठन या एक राजनीतिक समुदाय होता है जिसका साथ सरकार होती है और सरकार जनता के द्वारा चुनी जाती है। नेक्स्ट है, पाठशाला को बाग, शिशु का पौधा, शिक्षक को माली कहने वाले विचारक का नाम बताइए। ये किसने कहा था? फॉविल ने कहा था। प्रयोजनवाद किसमें आस्था नहीं रखता है? जो प्रयोजनवाद है वो ईश्वरीय सत्ता में आस्था नहीं रखते हैं। नेक्स्ट है, शिक्षण विधि के जनक कौन थे? शिक्षण विधि के जनक सुकरात थे। कौन थे? सुकरात।
नेक्स्ट है, प्रकृतिवाद को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो प्रकृतिवाद को दूसरे नाम भौतिकवाद के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, फ्योवेल ने किंडरगार्टन कब प्रारंभ किया था? 1839 में फ्योवेल ने किंडरगार्टन का प्रारंभ किया था। नेक्स्ट है, समाज के प्रमुख कार्य लिखिए। समाज बालकों के लिए शिक्षा संस्थानों की स्थापना करता है, उन संस्थानों को चलाने के लिए उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करता है। तो समाज क्या करता है? जो भी हमारी शिक्षा संस्थाएं हैं उनकी स्थापना करता है और उन्हें चलाने के लिए अनेक प्रकार से वित्तीय सहायता प्रदान करता है, जिससे कि उनका संचालन ठीक प्रकार से हो सके। नेक्स्ट है, मूल्य क्या है? मूल्य शब्द का शब्दकोशीय अर्थ है व्यक्ति या किसी वस्तु का ऐसा गुण जिसके कारण वह महत्वपूर्ण, सम्मानीय, उपयोगी सिद्ध हो जाए। मूल्य के द्वारा वस्तु का गुण जिसमें वह महत्वपूर्ण हो, सम्मानीय हो और उपयोगी सिद्ध हो जाए, वही वस्तु का मूल्य कहलाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, बाल अपराध के प्रमुख बिंदु कितने प्रकार के होते हैं? तो गरीबी, भुखमरी, अशिक्षा, उचित वातावरण न मिलना, जागरूकता, ये सब बाल अपराध के कारण है। जब गरीब होता है तो बाल अपराध, अनेक प्रकार के बच्चे अपराध करने लगते हैं, या भरपेट उन्हें खाने को नहीं मिल पाता है तो भी वो अनेक प्रकार के अपराध करने लगते हैं, या उन्हें पूर्ण रूप से शिक्षा नहीं मिल पा रही है, या उचित प्रकार का माहौल नहीं मिल पा रहा है, गलत वातावरण में या गलत उनकी संगत है, यही सब कारण बाल अपराध के प्रमुख बिंदु हैं। नेक्स्ट देखते हैं, कलकत्ता मदरसा किस सन में खुला? 1781 में प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा कलकत्ता मदरसा खोला गया। किसने खोला था? 1781 में प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता मदरसा खोला था। नेक्स्ट देखते हैं, बनारस संस्कृत कॉलेज कब और किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो 1791 में जोनाइल डंकन के प्रयासों से बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई थी। किसके नाम से? जोनाइल डंकन, 1791 में। नेक्स्ट देखते हैं, मैकाले ने अपना विवरण पत्र कब प्रस्तुत किया था? तो 2 फरवरी 1835 को मैकाले ने अपना विवरण पत्र प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट है, बुध घोषणा पत्र के आधार पर कंपनी ने शिक्षा नीति कब घोषित की? तो बुध के घोषणा पत्र के आधार पर कंपनी ने 19 जुलाई 1854 को शिक्षा नीति की घोषणा की थी। कब की थी? 19 जुलाई 1854 को। नेक्स्ट देखते हैं, निरौपचारिक शिक्षा के विभिन्न साधनों में किस आयु वर्ग के लिए अधिक दबाव डाला गया है? तो 11 वर्ष से 14 वर्ष तक के आयु वर्ग के लिए अधिक दबाव डाला गया है। नेक्स्ट देखते हैं, शिक्षा के व्यक्तिक और सामाजिक उद्देश्यों का समन्वय आवश्यक है क्योंकि शिक्षा व्यक्ति की खुशी और राज्य कल्याण के लिए यह कथन किसका? यह कथन प्लेटो द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट है, प्राथमिक शिक्षा कब प्रारंभ होती है? तो 6 वर्ष से 12 वर्ष तक की जो हमारी शिक्षा होती है वो प्राथमिक शिक्षा कहलाती है। नेक्स्ट है, गांधी जी द्वारा प्रतिपादित शिक्षा की परिभाषा लिखिए। गांधी जी ने कहा है, शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक और मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क व आत्मा का उत्कृष्ट विकास है। बालक और मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क व आत्मा का उत्कृष्ट विकास करना ही शिक्षा है, ये गांधी जी ने कहा है। नेक्स्ट है, शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया है। तो जो त्रिमुखी प्रक्रिया जिसने कहा है उन जॉन ड्यूई के द्वारा कहा गया, जिनमें शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम, उन्होंने ये 3 बातें शिक्षा के अंतर्गत होनी जरूरी है, इसीलिए उन्होंने शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया क्या है। शिक्षा प्रक्रिया में शिक्षक अपने शिक्षार्थी को निश्चित रूप से, निश्चित विधि से, निश्चित विषय वस्तु को निश्चित स्थान पर प्रदान करता है। उन्होंने क्या क्या, जो शिक्षक होता है वो अपने शिक्षार्थी को निश्चित रूप से, मतलब एक समय पर, निश्चित विधि पर और निश्चित विषय वस्तु के अनुसार निश्चित स्थान पर शिक्षा प्रदान करता है। मतलब सब कुछ उनके हिसाब से निश्चित होता है, कोई भी चीज अनिश्चित नहीं होती है। उन्होंने माना शिक्षक शिक्षार्थी के साथ निश्चित पाठ्यक्रम का भी होना जरूरी है। तो जॉन ड्यूई ने शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया क्या है, उन्होंने शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम को मुख्य माना है। नेक्स्ट देखते हैं, औपचारिक शिक्षा किसे कहती हैं? इसमें शिक्षा देने की योजना, समय, स्थान, अध्यापक, विधि एवं पूर्व निर्धारित होते हैं। औपचारिक शिक्षा क्या होती है? जो स्कूल में जाकर हम ग्रहण करते हैं, जिसका स्थान, समय, अध्यापक, विधि, पाठ्यक्रम सब कुछ निश्चित होते हैं, सब डिसाइडेड होते हैं कि कौन किस टाइम पे कौन सा सब्जेक्ट हमें पढ़ाया जाएगा। ये हमारी औपचारिक शिक्षा कहलाती है।
नेक्स्ट देखते हैं, परिवार में बच्चों को मुख्य रूप से किस विधि द्वारा शिक्षा दी जाती है। परिवार में जो दी जाती है वो अनौपचारिक शिक्षा होती है, क्योंकि उसका कोई निश्चित समय नहीं होता, कोई निश्चित विधि नहीं होती या कोई निश्चित पाठ्यक्रम नहीं होता। जो शिक्षा हम निश्चित विधि और निश्चित पाठ्यक्रम के अनुसार ग्रहण नहीं करते हैं वो हमारी अनौपचारिक शिक्षा कहलाती है, और जो हम निश्चित विधि के अनुसार ग्रहण करते हैं वो हमारी औपचारिक शिक्षा कहलाती है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रयोजनवादी शिक्षा के दो उद्देश्य लिखिए। पूर्व निश्चित उद्देश्यों का विरोध। प्रयोजनवादियों ने कहा कि जो भी हमारे उद्देश्य हैं वो पूर्व निश्चित नहीं होने चाहिए, उसका उन्होंने घोर विरोध किया। सेकंड है, नवीन मूल्यों का निर्माण करने पर जोर दिया। मूल्य दर्शन प्रयोजनवाद। प्रयोजनवादियों ने नवीन मूल्यों का निर्धारण करने पर जोर दिया और मूल्य दर्शन पर जोर दिया उन्होंने प्रयोजनवाद में। नेक्स्ट है, बुनियादी शिक्षा के जन्मदाता महात्मा गांधी थे। नेक्स्ट है, डॉक्टर मारिया मांटेसरी का जन्म कहाँ हुआ था? इटली में हुआ था। नेक्स्ट है, समाज की एक उपयुक्त परिभाषा लिखिए। ये मैकाइवर और पेस के अनुसार है। समाज लोकाचार एवं कार्यविधि, प्रभुत्व, पारस्परिक सहयोग, अनेक समूह एवं वर्गों द्वारा मानव व्यवहार के नियंत्रण एवं स्वच्छंदता की एक व्यवस्था है। इस सतत परिवर्तनशील जटिल व्यवस्था को हम समाज कहते हैं। यह समाज संबंधों का जाल है, ये सदैव बदलता रहता है। ये मैकाइवर पेज द्वारा डेफिनेशन दी गई है। नेक्स्ट है, शिक्षा को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों को लिखिए। तो परिवार, समाज, विद्यालय, राज्य एवं जनसंख्या, ये सब क्या है? शिक्षा को प्रभावित करने वाले कारक है। परिवार से शिक्षा पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। अगर परिवार के लोग बच्चे की शिक्षा पर ध्यान देते हैं तो बच्चा अच्छे से शिक्षा को ग्रहण कर पाता है। सामाजिक में भी, विद्यालय में भी, राज्य और जनसंसार में सभी कारक जो हैं वो शिक्षा पर बहुत प्रभाव डालते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, शिक्षा के सार्वभौमिकरण से क्या आशय है? लोकतंत्र में जाति, धर्म, रंग, वेद या स्तर आदि का भेदभाव किए बिना सभी को अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करने के लिए समान अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। इस बात को ध्यान में रखकर संविधान की धारा 29(2) में सार्वभौमिक शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। धारा 29(2) में कहा गया है, राज्य सरकार द्वारा संचालित व सहायता प्राप्त किसी भी शिक्षा संस्था में किसी भी व्यक्ति को धर्म, जाति, रंग, भाषा के आधार पर प्रवेश देने के लिए मना नहीं किया जा सकता। सार्वभौमिकरण का कहने का तात्पर्य ये है, जैसा कि संविधान की धारा 29(2) में भी कहा गया है कि राज्य सरकार ने किसी भी सहायता प्राप्त शिक्षा संस्थान में किसी भी व्यक्ति को धर्म के या उसके रंग के आधार पर या उसकी जाति के आधार पर या भाषा के आधार पर प्रवेश देने से इनकार नहीं किया जा सकता। हमारा जो भारत है उसमें कौन सा लोकतंत्र की स्थापना है? लोकतंत्र के द्वारा नीति चलती है, लोकतंत्र नीति चलती है, लोकतंत्र के द्वारा ही मंत्रियों का गठन होता है। तो उसके आधार पर धर्म का, रंग, भेदभाव या भाषा का बिना किसी भेदभाव करने के बिना व्यक्तित्व का पूर्ण विकास किया जा सकता है। तो इसके लिए उन्होंने सार्वभौमिकरण में कहा है कि किसी भी भेदभाव के बिना बच्चे को प्रवेश दिया जा सकता है। वो प्रवेश लेने के लिए बाध्य है, उस पर किसी प्रकार की रोक नहीं लगाई जा सकती है। या तो उसका माना कि उसका जाति, धर्म, रंग, भेद कोई भी हो, उसे कोई भी शिक्षण संस्थान प्रवेश देने से मना नहीं कर सकता है। नेक्स्ट है, बाल श्रम से क्या अभिप्राय है? बाल श्रम का स्वरूप हमें प्रत्येक शहर, प्रत्येक स्थान पर देखने को मिलता है। जैसे साइकिल, स्कूटर रिपेयरिंग की दुकानों पर अधिकतर बालक कार्य करते हैं। कहने का तात्पर्य है, बाल श्रम का आशय बच्चों को बहुत कम एज में छोटे दुकानों पे काम करना, जैसे साइकिल वाले की दुकान पर या स्कूटर रिपेयरिंग वाले की दुकान पर बच्चे कार्य करते हैं, ये सब बाल श्रम के अंतर्गत आता है। जो उम्र बच्चे की पढ़ने की होती है उस उम्र में वह अगर काम करने लगता है तो वह उसका बाल श्रम के अंतर्गत आता है। जैसे चाय एवं रेस्टोरेंट में बालक चाय देते हैं, कारखानों में बालक कार्य करते हैं, इस प्रकार अन्य दुकानों, घरों में भी बालक कार्य करते हैं, जबकि उनकी विद्यालय जाने की उम्र होती है। घरों में बालिकाएं सफाई, बर्तन इत्यादि करती हैं। कहने का तात्पर्य जो उम्र बच्चों की पढ़ने की होती है उस उम्र में वह ये काम करने लगते हैं तो वह बाल श्रम कहलाता है। नेक्स्ट है, जनसंख्या शिक्षा को परिभाषित कीजिए। राज्य शिक्षा संस्थान उत्तर प्रदेश के अनुसार यह एक ऐसा प्रयास है जिसके द्वारा विभिन्न वर्गों, विशेषकर
छात्र छात्राओं को विश्व में परिप्रेक्ष्य में देश प्रदेश तथा क्षेत्र की जनसंख्या स्थिति जानकीकी के प्रमुख तत्वों, जनसंख्या और पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों, जनसंख्या वृद्धि के आर्थिक सामाजिक विकास इत्यादि की जानकारी दी जाती है। मतलब जनसंख्या शिक्षा के द्वारा जनसंख्या वृद्धि के आर्थिक व सामाजिक विकासों की, जनसंख्या क्षेत्र की स्थिति की, जनसंख्या और पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों की, इन सब बातों की जानकारी दी जाती है जनसंख्या शिक्षा के अंतर्गत। नेक्स्ट देखते हैं, वायु प्रदूषण के मूल रूप से कितने स्रोत माने गए हैं? धूल, आंधी, तूफान। तो वायु प्रदूषण किससे फैलता है? धूल से, आंधी से, तूफान से। तूफान गलत लिखा हुआ है इसमें, तूफान ऐसे लिखा जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, जल संरक्षण से क्या अभिप्राय है? भारत में जल का प्रमुख प्रयोग सिंचाई के लिए किया जाता है। सिंचाई द्वारा देश में न केवल कृषि में ही वृद्धि हुई है बल्कि भूमि की उत्पादकता में भी वृद्धि हुई है। इस प्रकार खाद्यान्न के उत्पादन में भारी मात्रा में जल की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त घरेलू एवं औद्योगिक कार्यों के लिए विशाल मात्रा में जल की आवश्यकता होती है। इसलिए जल को बचाना यानी व्यर्थ खर्च नहीं करना चाहिए, यही जल संरक्षण है। जैसे कि हम बारिश के जल को किसी भी टैंक में इकट्ठा करके रख सकते हैं, तो ये हमारा जल का संरक्षण हो जाएगा। जो भी जल हमें मिल रहा है उसे किस प्रकार से हम सुरक्षित कर सकें, उसे बर्बाद ना होने दें, ये हमारा जल संरक्षण कहलाता है। जैसे बहुत सी जगह देखा गया, जब पानी की कमी है तो लोग, बारिश होती है तो वहाँ टैंक बनवाए जाते हैं, वहाँ बारिश का जल इकट्ठा कर दिया जाता है जिससे कि लोगों को पानी की कमी न रहे, उस पानी का भी उपयोग किया जा सके। नेक्स्ट देखते हैं, जनसंचार के यंत्रोत्तर साधनों के नाम उल्लेख कीजिए। तो कौन से साधन है? समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं।